एंड नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन। देखें ये इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि ये आपको इमेज शो कर रहा है, ये जो आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं ये बेसिकली नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन की स्टेजेस हैं। ये नॉर्मल है और नॉर्मल से आगे क्या है, ये बेसिकली अब नॉर्मल है। ये भी सिंपल आपको एक फिनोमिना ले लें, इसको कंसेप्ट ले लें। देखें जो नियोप्लाज़िया नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ये बेसिकली अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ या सेल डिवीजन, इंक्रीज नंबर या डिवीजन इनकी किन की ज़्यादा होती है, अनकंट्रोल होती है मोनोक्लोनल सेल्स की। और ये बिनाइन भी हो सकता है और ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन का मतलब क्या होता है, ये यानी किसी भी दूसरे ऑर्गन तक ये लोकलाइज रहते हैं, यानी ये इनकी स्प्रेड नहीं होती है, इधर उधर नहीं फैलती हैं। मेलिग्नेंट क्या होता है, इनकी स्प्रेड हो जाती है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैल सकते हैं। जैसे आपका ओवरी का ट्यूमर क्या उसका वो उसकी मेटास्टेसिस कहाँ पे हुई होती है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, इसमें स्टमक वगैरह में हुई होती है, तो मेलिग्नेंट में स्प्रेड होती है। तो इसने लिखा हुआ है एनी कोई भी नियोप्लास्टिक ग्रोथ होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक पैरेन्काइमल होता है, पैरेन्काइमल जिसमें नियोप्लास्टिक सेल्स होती हैं। बेसिकली नियोप्लास्टिक में क्या होती है, अबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो खुद ही होते हैं, अबनॉर्मल सेल देमसेल्फ। जबकि स्पोर्टिंग स्टोमा क्या होता है, जो नॉन नियोप्लास्टिक कौन से होते हैं, ये बेसिकली इसमें आपके जो स्पोर्टिंग टिश्यूज हैं और स्पोर्टिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। स्पोर्टिंग स्टोमा में इसमें ये नॉन नियोप्लास्टिक है, जैसे कि ब्लड सेल और कनेक्टिव टिश्यूज हैं। नियोप्लास्टिक में अबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो देम सेल्फ खुद की होती है, जबकि स्पोर्टिंग स्टोमा में क्या होती है, आपकी उनका ट्यूमर होता है जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज। आप देखें ये आपका नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर, ऊपर एपिथेलियल सेल लेयर है, मिड में आपके पास जो ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे क्या पड़ा होता है, आपका ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी होती हैं। नंबर 1 पे आपके एपिथेलियल है, सेकंड पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, थर्ड पे ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स है। अब नॉर्मल सेल्स की बात करें, सबसे पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर हम अबनॉर्मल सेल्स पढ़ेंगे। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, आपकी बेसल टू एपिकल पोलैरिटी होती है। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब होता है इसके नॉर्मल सेल्स में नॉर्मल पोलैरिटी होती है, यानी इसमें जो ओरिएंटेशन होती है ये आप बेसिकली स्पेसिफिक होती है, ओरिएंटेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। टिश्यूज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं, एक नॉर्मल उनका साइज होता है, शेप होती है नॉर्मल सेल्स में। उसने एग्जांपल ली हुई है, जैसे कि उसने किया हो कि ये नॉर्मल सेल्स शो कर रहे हैं। जबकि डिस्प्लेजिया का स्पेक्ट्रम उसने कहा कि ये आपका सेकंड नंबर पे डिस्प्लेजिया जो डिस्कस बिलो हुआ है। बेसिकली डिस्प्लेजिया क्या होता है, ये प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ होती है। इसमें सेल क्या करता है, इसमें अपनी सेल यूनिफॉर्मिटी लॉस कर देता है। लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द सेल साइज में यूनिफॉर्म वो नहीं होता, अपनी वो लॉस कर देता है, शेप भी अपनी सेल लॉस कर देता है, इसको बोलते हैं पिलोमॉर्फिज्म। ये अब नॉर्मल यूनिफॉर्मिटी है। नॉर्मल किस तरह का सेल होता है, नॉर्मल इस तरह का सेल होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसमें टिश्यूज की ओरिएंटेशन भी लॉस हो जाती है और न्यूक्लियर चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होती है। और ये मोस्टली क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कौन सा होगा, जो आपका माइल्ड या मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा वो रिवर्सिबल होगा, जो स्वेयर डिस्प्लेजिया होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। ये आपको मैंने शुरू में इसकी बता दिया हुआ डिस्प्लेजिया को डिटेल में। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। डिस्प्लेजिया बेसिकली क्या, प्री कैंसरस कंडीशन है। ये सेकंड नंबर पे आपको देखें शो कर रहा है। ये सेकंड नंबर पे इसमें क्या होगा, सेल अपना साइज शेप दोनों क्या लॉस कर देते हैं और अपनी ओरिएंटेशन भी लॉस कर देते हैं, डिस्प्लेजिया। जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे बेसिकली क्या आपका कार्सिनोमा इन सिचू या प्री इन्वेसिव, प्री मतलब इन्वेसिव से पहले। इसमें क्या होता है देखें, इसमें तो एक तो डिस्प्लेजिया होता है, इरिवर्सिबल स्वेयर डिस्प्लेजिया होता है। मैंने आपको बताया ना स्वेयर और डिस्प्लेजिया होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपकी जो एपिथेलियम की है इसकी पूरी लेयर इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है, इसमें आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो इन्वॉल्व नहीं होती, टोटल एपिथेलियम इन्वॉल्व होती है कार्सिनोमा इन सिचू में, या इसको प्री इन्वेसिव कहते हैं। लेकिन जो इन्वेसिव कार्सिनोमा उसमें पूरी एक तो पूरी इंटायर आपकी एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी, साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगी, इसे बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। अब देखिए कार्सिनोमा इन सिचू या प्री इन्वेसिव, इसमें बेसिकली उसने बोला कि इरिवर्सिबल स्वेयर डिस्प्लेजिया होता है, जिसमें आपकी पूरी
इंटायर यानी एपिथेलियम की पूरी थिकनेस इन्वॉल्व होती है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पेनिट्रेशन नहीं होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये प्री इन्वेसिव है। इस वजह से आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। जबकि इन्वेसिव कार्सिनोमा बेसिकली क्या होता है, इसमें तो एक तो आपकी पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, यानी एक तो आपकी इंटायर पूरी एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी, उसके अलावा क्या होगा, उसमें आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगी। और मोस्टली कैसे होता है, इसमें जो कोलेजिनेज और हाइड्रोलाइज एंजाइम है, ये बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं। ये बेसिकली कोलेजिनेज बेसिकली क्या करता है, ये कोलेजन को ब्रेक डाउन करवाता है। और मोस्टली दो कोलेजिनेज और हाइड्रोलाइज हैं, ये क्या करते हैं आपकी, ये बेसिकली ब्रेक डाउन करवाते हैं प्रोटीन्स की, जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को पकड़ के रखते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करवा देता है। जैसे हाइड्रोलेज में उसने मेटालोप्रोटीज की बात की है। और दूसरा इसमें सेल टू सेल जो कनेक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ई कैडरन है ये लॉस हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है। ई कैडरन क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखती है। जब वो ही नहीं होगी तो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ के नहीं रहेगा। मेटास्टेसिस का बात होता है कि ये कौन सी आर्गन तक इसकी स्प्रेड होती है। जैसे ओवरी का कार्सिनोमा है, वो कहाँ तक फैलता है, बाज़ का तो ओवरी का कार्सिनोमा होता है आपके स्टमक तक गया होता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। और कैसे मेटास्टेस करता है ट्यूमर, हमेशा या तो लिम्फेटिक के थ्रू या ब्लड वेसल के थ्रू। अब हमारा टॉपिक है ट्यूमर नोमेनक्लेचर। बेसिकली ट्यूमर नोमेनक्लेचर का मतलब कहता है ये ऐसा कंसेप्ट है, जैसे जैसे ट्यूमर होगा, जिस सेल को इन्वॉल्व करेगा या जहां पे होगा वो फैल रहा है या नहीं फैलता है, उसके मुताबिक ट्यूमर को नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर नोमेनक्लेचर। कंसेप्ट ऑफ ट्यूमर नेमिंग। देखिए कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा बेसिकली क्या है, एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। ये भी एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। और एपिथेलियल सेल बेसिकली किस चीज को कवर करते हैं, आपकी सर्फेस और ऑर्गन्स को कवर करते हैं। अगर एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर है जो ओरिजिनेट हुआ है, उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। जो बेसिकली एपिथेलियल सेल नॉर्मल क्या करते हैं, आपके ऑर्गन और टिश्यूज को कवर करते हैं। सार्कोमा क्या है, अगर मेसेनकाइमल ओरिजिन है ट्यूमर का तो उसे बोल देंगे सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली क्या करता है, ये आपका ऐसे सेल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज को। अगर उनका ट्यूमर है थ्रू आउट द बॉडी, मेसेनकाइमल सेल, उसका ट्यूमर मेसेनकाइमल का, उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो उसने बोला कि मोस्टली जो बोथ टर्म्स है ये आप जनरली हम इंप्लाई होती है मेलिग्नेंसी पे, कितना ट्यूमर मेलिग्नेंट है। देखिए बिनाइन ट्यूमर बेसिकली कैसा होता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, इसकी जो सिमिलैरिटी होती है किसकी तरह, ये नॉर्मल सेल की तरह दिखाई देता है। लुक सिमिलैरिटी टू नॉर्मल सेल्स, और वेल डिमार्केटेड होता है क्योंकि इसका क्लियर बॉर्डर होता है। और इसका लो माइटोटिक एक्टिविटी होती है, मतलब इसकी जो डिवीजन होती है वो रैपिड नहीं होती, स्लोली होती है। और उसमें कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होती, यानी ये कोई डिफरेंट ऑर्गन तक स्प्रेड नहीं कर पाता है। और इसमें दूसरी बात है, इसमें नेक्रोसिस नहीं होता। नेक्रोसिस का मतलब क्या, सेल डेथ नहीं होती। मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट बेसिकली शो क्या करता है कि शो करता है आपका पुअर डिफरेंशिएशन। पुअर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये एक तो अबनॉर्मल लुक होगी, और ये दूसरा जो नॉर्मल सेल्स है उनसे डिफरेंट लुक नजर आएगा, इसको बोलते हैं पुअर डिफरेंशिएशन। अब नॉर्मल होगा, लुक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स, और इसकी एरेटिक ग्रोथ होगी। एरेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जो ग्रोथ होगी वो क्विकली होगी और लोकल इन्वेजन होगी। जो लोकल वाले टिश्यूज होंगे उनके अंदर ये धंस जाएगा, इन्वेड, उन पे अटैक कर देगा, इन्वेड कर देगा। और ये मेटास्टेसिस होता है, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक फैलता है। और इसमें अपोप्टोसिस डिक्रीज होगी। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, ये स्प्रेड करता है। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, एटीपी डिपेंडेंट जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो डिक्रीज होगी। आप देखें टर्म यूज हुई है नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन। नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन का मतलब होता है ये बिनाइन ग्रोथ होती है और नॉर्मल ये कैंसरस नहीं होती है। अब नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन में क्या होता है, हिमेटोमास होते हैं, जो बेसिकली हिमेटोमास बेसिकली क्या है, डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ है टिश्यूज की इन द नेटिव लोकेशन। डिसऑर्गेनाइज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन द नॉर्मल लोकेशन, इसे बोलते हैं नेटिव, मतलब नॉर्मल लोकेशन पे होते हैं। जिसकी एग्जांपल उसने दी हुई है पिटस, जेगर्स, पॉलिप्स। ये ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो जीआईटी में मौजूद होते हैं। दूसरा उसने कोरिस्ट्रोमा की बात की हुई है। ये बेसिकली नॉर्मल आपकी टिश्यूज की नॉर्मल टिश्यूज होते हैं कोरिस्ट्रोमा जो, लेकिन अब फॉरेन लोकेशन पे होते हैं।
फॉरन मतलब ये तो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, लेकिन अपनी नॉर्मल तो एक स्टमक का टिश्यू स्टमक के अंदर होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो स्टमक का टिश्यू वो कहाँ पड़ा होता है आपका डिस्टल इलियम में पड़ा होता है और इन द माइकल डवर्टिकुलम, इसको बोलते हैं कोरियोस्ट्रोमा। आप इससे बेसिकली हम बिनाइन और आपके मलिग्नेंट ट्यूमर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर एपिथेलियल का ट्यूमर है, अगर बिनाइन है उसे हम एडिनोमा लिखेंगे या पेपिलोमा, लेकिन वो अगर मलिग्नेंट है उसे एडिनोकार्सिनोमा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं ये कार्सिनोमा वगैरह इंप्लाई कहाँ पे मलिग्नेंसी पे होंगे यानी मलिग्नेंट होंगे, और पेपिलो कार्सिनोमा। इसी तरह ये मेसेनकाइमल में कौन से अगर ब्लड वेसल्स हैं, अगर ब्लड वेसल्स का हमेशा मलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसे ल्यूकीमिया या लिम्फोमा बोलेंगे। ब्लड सेल की बात करें, ब्लड वेसल की बात करें, अगर उसका बिनाइन ट्यूमर उसे हेमेंजियोमा लिखेंगे, अगर वही मलिग्नेंट ट्यूमर है उसे एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा मैंने आपको बताया कहाँ पे अप्लाइज हो रहे हैं बेसिकली आपके इस तरह का स्मूथ मसल्स का बिनाइन ट्यूमर उसे लियो मायोमा बोलेंगे। अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है उसे क्या लिखेंगे हम लियोमायो सार्कोमा। सार्कोमा मैंने बताया कि मेजर काइमल ओरिजिन होता है ट्यूमर का, और दूसरा ये मेजर काइमल टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं आपके सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ये सार्कोमास की बात कर रहा हूँ। इस तरह का स्ट्राइडेटेड मसल का बिनाइन ट्यूमर उसे रब्डोमायोमा बोलेंगे, अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर उसे रब्डोमायो सार्कोमा बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रोमा लिखेंगे, अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है कनेक्टिव टिश्यू को उसे लिखेंगे फाइब्रोसार्कोमा। बोन को ऑस्टियोमा लिखेंगे, मलिग्नेंट को ऑस्टियोसार्कोमा लिखेंगे, फैट को लाइपोमा लिखेंगे और मलिग्नेंट को लाइपोसार्कोमा लिखेंगे। इस तरह मेलेनोसाइट है उसे बोलेंगे नेवस या मोल लिखेंगे, बिनाइन है, अगर वो क्या बेसिकली आपका मेलिग्नेंट है उसे मेलानोमा लिखेंगे। अब हमारा टॉपिक है ट्यूमर नोमेनक्लेचर। बेसिकली ट्यूमर नोमेनक्लेचर का मतलब कहता है ये ऐसा कंसेप्ट है जैसे जैसे ट्यूमर होगा जिस सेल को इन्वॉल्व करेगा या जहां पे होगा वो फैल रहा है या नहीं फैलता है उसके मुताबिक ट्यूमर को नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर नोमेनक्लेचर। कंसेप्ट ऑफ ट्यूमर नेमिंग। देखिए कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा बेसिकली क्या है एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है, ये भी एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है, और एपिथेलियल सेल बेसिकली किस चीज को कवर करते हैं आपकी सर्फेस और ऑर्गन्स को कवर करते हैं। अगर एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर है जो ओरिजिनेट हुआ है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। जो बेसिकली एपिथेलियल सेल नॉर्मल क्या करते हैं आपके ऑर्गन और टिश्यूज को कवर करते हैं। सार्कोमा क्या है, अगर मेसेनकाइमल ओरिजिन है ट्यूमर का तो उसे बोल देंगे सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली क्या करता है, ये आपका ऐसे सेल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज को। अगर उनका ट्यूमर है थ्रू आउट द बॉडी मेसेनकाइमल सेल, उसका ट्यूमर मेसेनकाइमल का उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो उसने बोला कि मोस्टली जो बोथ टर्म्स है ये आप जनरली हम इंप्लाई होती है मलिग्नेंसी पे, कितना ट्यूमर मलिग्नेंट है। देखिए बिनाइन ट्यूमर बेसिकली कैसा होता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, इसकी जो सिमिलैरिटी होती है किसकी तरह, ये नॉर्मल सेल की तरह दिखाई देता है, लुक सिमिलैरिटी टू नॉर्मल सेल्स, और वेल डिमार्केटेड होता है क्योंकि इसका क्लियर बॉर्डर होता है, और इसका लो माइटोटिक एक्टिविटी होती है, मतलब इसकी जो डिवीजन होती है वो रैपिड नहीं होती, स्लोली होती है, और इसमें कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होती, यानी ये कोई डिफरेंट ऑर्गन तक स्प्रेड नहीं कर पाता है। और इसमें दूसरी बात है इसमें नेक्रोसिस नहीं होता, नेक्रोसिस का मतलब क्या सेल डेथ नहीं होती। मलिग्नेंट की बात करें तो मलिग्नेंट बेसिकली शो क्या करता है कि शो करता है आपका पुअर डिफरेंशिएशन। पुअर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये एक तो अबनॉर्मल लुक होगी और ये दूसरा जो नॉर्मल सेल्स है उनसे डिफरेंट लुक नजर आएगा, इसको बोलते हैं पुअर डिफरेंशिएशन। अबनॉर्मल होगा, लुक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स, और इसकी एरेटिक ग्रोथ होगी। एरेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जो ग्रोथ होगी वो क्विकली होगी और लोकल इन्वेजन होगी, जो लोकल वाले टिश्यूज होंगे उनके अंदर ये धंस जाएगा, उन पे अटैक कर देगा, इन्वेड कर देगा, और ये मेटास्टेसिस होता है, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक फैलता है, और इसमें अपोप्टोसिस डिक्रीज होगी। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, ये स्प्रेड करता है। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, एटीपी डिपेंडेंट जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो डिक्रीज होगी। आप देखें टर्म यूज हुई है नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन। नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन का मतलब होता है ये बिनाइन ग्रोथ होती है और नॉर्मल ये कैंसरस नहीं होती है। अब नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन में क्या होता है, हिमेटोमास होते हैं, जो बेसिकली हिमेटोमास बेसिकली क्या है, डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ है टिश्यूज की इन द नेटिव लोकेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन द
नॉर्मल लोकेशन, इसे बोलते हैं नेटिव को, मतलब नॉर्मल लोकेशन पे होते हैं। जिसकी एग्जांपल उसने दी हुई है पिटस, जेगर्स, पॉलिप्स। ये ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो जीआईटी में मौजूद होते हैं। दूसरा उसने कोरिस्ट्रोमा की बात की हुई है। ये बेसिकली नॉर्मल आपकी टिश्यूज की नॉर्मल टिश्यूज होते हैं कोरिस्ट्रोमा, जो लेकिन अब फॉरेन लोकेशन पे होते हैं। फॉरेन मतलब ये तो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, लेकिन अपनी नॉर्मल तो एक स्टमक का टिश्यू स्टमक के अंदर होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो स्टमक का टिश्यू वो कहाँ पड़ा होता है, आपका डिस्टल इलियम में पड़ा होता है और इन द माइकल डिवर्टिकुलम। इसको बोलते हैं कोरियोस्ट्रोमा। आप इससे बेसिकली हम बिनाइन और आपके मलिग्नेंट ट्यूमर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर एपिथेलियल का ट्यूमर है, अगर बिनाइन है उसे हम एडिनोमा लिखेंगे या पेपिलोमा, लेकिन वो अगर मलिग्नेंट है उसे एडिनो कार्सिनोमा। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, ये कार्सिनोमा वगैरह इंप्लाई कहाँ पे, मलिग्नेंसी पे होंगे, यानी मलिग्नेंट होंगे। और पेपिलो कार्सिनोमा। इसी तरह ये मेसेनकाइमल में कौन से, अगर ब्लड वेसल्स हैं, अगर ब्लड वेसल्स का हमेशा मलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसे ल्यूकीमिया या लिम्फोमा बोलेंगे। ब्लड सेल की बात करना, ब्लड वेसल की बात करें, अगर उसको बिनाइन ट्यूमर उसे हेमेंजियोमा लिखेंगे। अगर वही मलिग्नेंट ट्यूमर है उसे एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा मैंने आपको बताया कहाँ पे अप्लाइज हो रहे हैं, बेसिकली आपके इस तरह का स्मूथ मसल्स का बिनाइन ट्यूमर उसे लियो मायोमा बोलेंगे। अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है उसे क्या लिखेंगे, लियो मायो सार्कोमा। सार्कोमा मैंने बताया कि मेजर काइमल ओरिजिन होता है ट्यूमर का, और दूसरा ये मेजर काइमल टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं, आपके सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ये सार्कोमास की बात कर रहा हूँ। इस तरह का स्ट्राइडेटेड मसल्स का बिनाइन ट्यूमर उसे रब्डोमायोमा बोलेंगे। अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर उसे रब्डोमायो सार्कोमा बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रोमा लिखेंगे। अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है, कनेक्टिव टिश्यू से लिखेंगे फाइब्रोसार्कोमा। बोन को ऑस्टियोमा लिखेंगे, मलिग्नेंट को ऑस्टियोसार्कोमा लिखेंगे। फैट को लाइपोमा लिखेंगे और मलिग्नेंट को लाइपोसार्कोमा लिखेंगे। इस तरह मेलेनोसाइट है उसे बोलेंगे नेवस या मोल लिखेंगे, बिनाइन है। अगर वो क्या बेसिकली आपका मलिग्नेंट है उसे मेलानोमा लिखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्यूमर का ग्रेड और स्टेज को डिस्कस करेंगे। जो ग्रेड है वो किस चीज़ को शो करता है, वो बेसिकली डिग्री ऑफ सेल डिफरेंशिएशन को शो करता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये सिमिलर किस तरह का लिखते हैं, लुक सिमिलर टू नॉर्मल सेल, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी इसने लिखा हुआ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन को शो करता है। और उसने लिखा हुआ टिश्यू ऑफ ओरिजिन, यानी नॉर्मल रिजेंबलेंस, टिश्यू के साथ नॉर्मल रिजेंबलेंस को शो करता है डिफरेंशिएशन। और हम इसकी माइटोटिक एक्टिविटी का मतलब है डिवीजन, वो हम हिस्टोलॉजी पे देख लेते हैं। अब उसने बताया हुआ कि रेंज कैसे है। लो ग्रेड जो होता है लो ग्रेड ट्यूमर होता है, इसका मतलब क्या था, वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या था, वो सिमिलर नजर आ रहा होता है नॉर्मल टिश्यूज के। और हाई ग्रेड ट्यूमर क्या होता है, पुअर डिफरेंशिएटेड होता है, यानी वो अबनॉर्मल नजर आ रहा होता है, नॉर्मल टिश्यूज के सिमिलर नहीं नजर आ रहा होता। और दूसरे उसने बोला या उसे बोलते हैं पुअर डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक। अब उसने बताया था हाई ग्रेड जो होता है वो हायर अग्रेसिव होता है। हाई ग्रेड का मतलब क्या होता है, वो लो डिफरेंशिएटेड होता है, पोरली डिफरेंशिएटेड होता है, यानी आपके वो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनसे सिमिलर तो बिल्कुल नजर ही नहीं आता, अब नॉर्मल आ रहा होता है। ये ग्रेड बेसिकली किस चीज को शो करता है, आपकी डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन को शो करता है। जबकि ट्यूमर की जो स्टेज है वो किस चीज को शो करता है, डिग्री ऑफ इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, इसने जो नॉर्मल आपका ये ट्यूमर है, नॉर्मल आपके टिश्यूज हैं, उस पर इसने कितना इन्वेड अटैक किया हुआ है, यानी उसके अंदर कितना धंसा हुआ है, या ये बेसिकली स्प्रेड कितना किया हुआ है, किस जगह पर स्प्रेड किया है। जैसे ओवरी का ट्यूमर है वो बेसिकली कहाँ पे स्प्रेड कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक तक भी, गैस्ट्रिक तक स्प्रेड कर सकता है। जो आपका इन्वेजन और जो स्प्रेड होता है फ्रॉम इनिशियल साइड, वो उसको स्टेज शो करती है। ये बेसिकली क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल फाइंडिंग पे नजर आते हैं। क्लिनिकल मतलब इसमें यह होता है कि हम बायोप्सी वगैरह लेते हैं और उसको जो पैथोलॉजिस्ट है वो देखते हैं और वो बताते हैं कि ट्यूमर का क्या स्टेज है। देखें लिखा हुआ इम्पोर्टेंस MNT। TNM बेसिकली स्टेजिंग सिस्टम होता है किसी भी ट्यूमर का। जो टी शो क्या करता है, ये प्राइमरी ट्यूमर का साइज और इन्वेजन शो करता है, यानी इसका साइज कितना और शायद इसने इन्वेड कितना किया हुआ है। जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी इन्वेड किया होता है इसने। जो N है आपका लिम्फ नोड्स, कितनी आपके लिम्फ नोड तक ये मेटास्टेज किया हुआ है, यानी N1 है, N2 है, N3, ये हम सर्जरी में पढ़ेंगे। और एम्स का मतलब क्या है, M0, M1, M0 का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली मेटास्टेज हुआ ही नहीं हुआ।
या इसका मेटास्टेसिस कितनी कहाँ तक हुई है, उसको बोलते हैं TNM। बेसिकली यूज़ होता है ट्यूमर की स्टेजिंग के लिए। स्टेज जनरली उसने बोला है कि मोर प्रोग्नोस्टिक वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू ग्रेड। क्यों? अगर उसने बोला हाई स्टेज है लेकिन लो ग्रेड ट्यूमर है, पेशेंट का ट्यूमर है वो हाई स्टेज है लेकिन लो ग्रेड ट्यूमर है। लो ग्रेड ट्यूमर का मतलब क्या है? पुअरली, लो ग्रेड का मतलब वेल डिफरेंशिएटेड है, मतलब इतना वर्स नहीं है। लेकिन हाईली स्टेज है, इसी वजह से क्या होता है, ये वर्स होता है एज कंपेयर टू लो स्टेज ट्यूमर वर्सेस हाई ग्रेड ट्यूमर। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्टेज होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। स्टेज आपकी हायर है तो पेशेंट का आपने सिंपल याद रखना था, उसकी जो ट्यूमर होगा वर्स होगा। ये आपके ग्रेड पे मैटर नहीं करता है। अब उसने ये बताया अगर स्टेज आपकी लो है लेकिन ग्रेड हाई है तो इसका मतलब क्या है, ट्यूमर इतना वर्स नहीं है। स्टेज बेसिकली स्प्रेड को शो करता है जो आपकी सर्वाइवल को डिटर्मिन करती है। पेशेंट ने, अगर आप सर्जरी में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे पेशेंट का 1 ईयर इसकी लाइफ लाइन है, 6 मंथ है या 2 ईयर्स है। ये बेसिकली हम स्टेजिंग के तौर पे बता रहे हैं TNM क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हुए। T का मतलब साइज कितना है, इन्वेजन कितनी है, N का मतलब लिम्फ नोड्स कितनी इन्वॉल्व है, M का मतलब मेटास्टेज हुआ है या नहीं हुआ और कहाँ तक हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, हॉलमार्क ऑफ कैंसर। कैंसर के हॉलमार्क हम डिस्कस करेंगे। जो कैंसर कॉज, उसकी कॉज क्या होती है कैंसर की? मोस्टली जो कैंसर की कॉज होती है वो क्या होती है, DNA की अगर म्यूटेशन हो जाए। और ये मोस्टली जो कॉज होती है ये एक्वायर्ड होती है। अगर DNA की सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो सेल के अंदर क्या होंगे, उसके जो फंडामेंटल जो बेसिक सेल के अंदर प्रोसेस होने होते हैं वो DNA की म्यूटेशन की वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पाते, वो अफेक्ट होते हैं। DNA की म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, जो फंडामेंटल सेलुलर प्रोसेस थे जिसमें क्या इन्वॉल्व है, सेल की ग्रोथ है। अगर सेल के अंदर DNA रिपेयर होना है तो वो भी नहीं हो पाएगा, और सेल की सर्वाइवल, ये सारे बेसिकली डैमेज हो जाएंगे। इसकी वजह से कैंसर हो जाएगा पेशेंट को। सबसे पहले हॉलमार्क ऑफ कैंसर में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ सिग्नल सेल्फ सुफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? सेल्फ सुफिशिएंसी मतलब सेल्फ सुफिशिएंट हो जाता है सेल, एक डिपेंडेंट हो जाता है। सिग्नल क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा सिग्नल जो नॉर्मली एक्सटर्नल कोई स्टिमुलाई आए तो उसने तब ट्रिगर होना था, लेकिन ये क्या होगा, ये खुद ही ट्रिगर हो जाता है, खुद ही सेल की ग्रोथ स्टार्ट करवा देता होता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अब इस चीज़ को समझे कैसे हम लिखते हैं। जो सेल, ये बेसिकली कैंसर सेल्स की एबिलिटी है टू ग्रो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कैंसर सेल को इसको अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए होता है। और ये बेसिकली होता क्यों है? अगर म्यूटेशन हो जाए कहाँ पे, जीन इनकोडिंग में। जीन इनकोडिंग बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली आपके जो सेल की ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर रही होती है। अगर ऐसी जीन जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर रही थी उसमें म्यूटेशन हो जाए, उसमें म्यूटेशन कैसे होती है? नंबर 1 बात करेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन्स। देखें प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये इससे क्या होता है, ये फिर जीन कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन में, जो क्या करवाती है, ऐसी जीन है जो बिकम ऑन्कोजीन बन जाती है, और इससे कैंसर कॉज होता है। कैंसर कॉजिंग जीन है जिसे आप ऑन्कोजीन कह सकते हैं। इससे ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करेगी, आपकी जो ग्रोथ फैक्टर्स है उनको इंक्रीज कर देगी, और ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ऑटोक्राइन लूप बन जाएगा। ऑटोक्राइन लूप का मतलब क्या होता है, इसमें सेल स्टिमुलेट क्या करता है, अपनी खुद ही ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है, यानी इसको कोई भी बाहर से स्टिमुलेट नहीं चाहिए होता, यानी ऑटो मतलब खुद ही अपनी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है। उसकी एग्जांपल दी हुई है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अगर ब्रेन ट्यूमर में इंक्रीज हो जाते हैं वो ऑटोक्राइन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको खुद ही सिग्नल बाहर से नहीं चाहिए होता, खुद ही अपनी ग्रोथ करवा देते हैं वो। सेकंड हम जो ग्रोथ सिग्नल सफिशिएंसी में डिस्कस करेंगे, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ये बढ़ जाते हैं। जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली सिग्नल भेजते रहते हैं। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बेसिकली क्या करते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेट रहते हैं, मेक दीज रिसेप्टर एक्टिवेट, जो कंटिन्यूसली सिग्नल भेजते रहते हैं। इनको बाहर से कोई भी सिग्नल नहीं आता, ये खुद ही सिग्नल भेजते हैं। जब खुद ही अपने सिग्नल भेजेंगे तो क्या होंगे, सेल डिवाइड होंगे, तो सेल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगी,
और उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। इनको कोई भी स्टिमुलाई बाहर से विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए होता। इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में HER2 की म्यूटेशन हो जाती है। थर्ड हमारा जो है वो क्या, सिग्नल मॉलिक्यूलिंग रास की एग्जांपल दी हुई है उसने। ये बेसिकली इसकी म्यूटेशन हो जाती है रास के अंदर। रास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेसिकली किस चीज को ट्रांसमिट करता है, ये बेसिकली ट्रांसमिट करता है आपके ग्रोथ सिग्नल को। और बेसिकली इसमें म्यूटेशन हो गई है तो ये ग्रोथ सिग्नल को कंटिन्यूसली भेजता रहेगा, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ हो जाएगी और पेशेंट को क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर माइस की बात की हुई है। अगर माइस की म्यूटेशन हो जाए, नॉर्मली माइस क्या करती है, बेसिकली आपकी उस जीन को रेगुलेट करती है जो आपकी सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं। अगर माइस की म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, आपके सेल की प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन, ज्यादा सेल ग्रोथ होगी। सेल बेसिकली क्या होंगे, उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगी, यानी वो बहुत तादाद में बढ़ जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा ग्रोथ सिग्नल सेल सफिशिएंसी है, उसमें क्या सेल साइकिल रेगुलेटर की बात कर रहा है। आपको पता है जब सेल साइकिल आपने पढ़ा तो उसमें इस्तेमाल हो रही थी साइक्लिन और CDKS। ये बेसिकली साइक्लिन और CDK ये क्या करती है, ये सेल साइकिल को कंट्रोल करती हैं, उसकी सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को। जब इन्हीं की भी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो सेल साइकिल है उसी प्रोग्रेशन रुकती नहीं है, सेल ग्रोथ उसकी स्टार्ट अनकंट्रोल हो जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है और ये बेसिकली डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट हमारा हॉलमार्क ऑफ कैंसर में क्या है, एंटी ग्रोथ सिग्नल इनसेंसिटिविटी। जो एंटी ग्रोथ सिग्नल है उसकी इनसेंसिटिविटी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एबिलिटी है, किस चीज को इग्नोर करती है, ये बेसिकली ऐसे सिग्नल को इग्नोर करती है जो बेसिकली नॉर्मल सेल्स को बताते हैं कि आप अपनी सेल डिवीजन को स्टॉप कर दें। इस चीज का मतलब है एंटी ग्रोथ सिग्नल इनसेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू इग्नोर दैट सिग्नल दैट टेल नॉर्मल सेल टू स्टॉप डिवाइडिंग, यानी नॉर्मल सेल को कहते हैं आप अपने डिवाइड बंद कर दें। ये उस सिग्नल की क्या होती है, बेसिकली इनसेंसिटिविटी हो जाती है। और ये होता क्यों है, क्योंकि आपके जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसमें RB, जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा बताया हुआ इसने, उसमें जो म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाता। बेसिकली जो रेटिनोब्लास्टोमा ये क्या है, उसने एग्जांपल दी है, ये ऐसी जीन्स हैं जो आपके सेल डिवीजन के ऊपर ब्रेक रखती हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, उस पर ब्रेक रखेंगे तो वहीं पे रुक जाएगी, लेकिन अगर ब्रेक खराब हो गए तो गाड़ी नहीं रुकेगी। इसी तरह म्यूटेशन हो जाती है आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन में, जहां से वो फिर ब्रेक नहीं लगती है, सेल की डिवीजन कंटिन्यूसली होती रहती है, वो पेशेंट को कैंसर हो जाता है। सेकंड उसने बात की हुई है जी, एग्जाम्पल रेटिनोब्लास्टोमा की दी हुई RB। अगर उसने बोला हो कि अगर लॉस ऑफ ई कैड्रन फंक्शन, ई कैड्रन का फंक्शन को लॉस हो जाए। नॉर्मली ई कैड्रन का फंक्शन क्या होता है, ई कैड्रन बेसिकली क्या, एडहीजन मॉलिक्यूल है। ये आपके एक मॉलिक्यूल्स को, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ के रखता है, ये मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है, एडहीजन मॉलिक्यूल है, और कीप सेल्स को ऑर्गेनाइज रखता है। अगर ई कैटर्न यानी एडहीजन मॉलिक्यूल सेल्स के लॉस हो जाए और सेल डीऑर्गेनाइज्ड हो जाए, जिसकी वजह से वो उनका जो क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिट हो जाएगा, आपस में कनेक्शन होता है सेल का इनहिबिट हो जाता है। जैसे उसने बताया हुआ एग्जांपल दी हुई है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 की म्यूटेशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, आपका ई कैटर्न लॉस हो जाता है और सेल का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। नेक्स्ट है हॉलमार्क ऑफ कैंसर क्या, इविजन ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, ये ATP डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ को अपोप्टोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, वो बोल रहा है कि अपोप्टोसिस की इन्विजन हो जाती है, यानी एक हिसाब से लगा लिया ब्लॉक हो जाती है। अब उसने बताया कि एक म्यूटेशन हो जाती है इन जीन में, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है उस जीन में जो बेसिकली अपोप्टोसिस को रेगुलेट कर रही थी। अब नॉर्मल जब कैंसर के सेल्स आएंगे, वो उन कैंसर की प्रोग्राम्स ATP डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो पाएगी, तो वो सेल बच जाएंगे। जब वो सेल बच जाएंगे तो कैंसर कॉज कर देंगे। उनकी अपोप्टोसिस क्यों नहीं होती, जो जीन करवा रही होती है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। तो बेसिकली कैंसर सेल्स की ग्रोथ है वो फिर ATP डिपेंडेंट नहीं रहती है, सेल आपस में ग्रोथ स्टार्ट होती रहती है और उनकी प्रोग्रेशन होती है।
और दूसरा उसने एग्जांपल दी हुई है वो जो आपकी TP3 है, TP53 और BCL2 है। बेसिकली ये ब्लॉक हो जाते हैं, जो ट्यूमर्स आपकी जो जीन्स हैं ये बेसिकली प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं, इनकी म्यूटेशन हो जाती है। तो अगर इनकी म्यूटेशन रुक जाए तो क्या होगा, पेशेंट को फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा हो गया है। अगर BCL2 की म्यूटेशन हो जाए तो पेशेंट को फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा हो जाता है। ये मैंने आपको हेमाटोलॉजी में बहुत डिटेल में फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा बताए हुए हैं। अब जो हमारे पास हॉलमार्क ऑफ कैंसर में कौन सा, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल एंड रीएक्टिवेशन होती है आपकी टीलोमरेज की। नॉर्मली हमें फंक्शन टीलोमरेज का पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्रोमोसोम है, उसके आखिर पे कैप होती है। कैप होने का मकसद ये होता है कि क्रोमोसोम को ये स्टॉप कर देते हैं, वहां पे शॉर्ट करते हैं ताकि सेल की ग्रोथ ना हो सके। नॉर्मल टीलोमरेज का फंक्शन क्या है, ये बेसिकली कैप है एट एंड ऑफ क्रोमोसोम, जो क्या करता है क्रोमोसोम को शॉर्ट कर देता है और इसकी वजह से सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब ये कब होता है, जब टीलोमरेज का नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल और दोबारा टीलोमरेज की एक्टिवेशन हो जाती है, जब इसकी दोबारा एक्टिवेशन हो जाए तो क्या करवाएगा, ये आप बेसिकली मेंटेनेंस और लेंथनिंग ऑफ क्रोमोसोम करवा देता है और उसकी वजह से प्रिवेंशन हो जाती है किसकी, क्रोमोसोम शॉर्टनिंग की प्रिवेंशन रुक जाती है और सेल की एजिंग हो जाती है। यानी क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है, उस जगह पे रुकता नहीं है और सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और सेल डिवाइड कैसे होता है, सेल डिवाइड होता है इनडेफिनेटली कंडीशन में। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा जो हॉलमार्क कैंसर जेनेसिस, इस चीज का मतलब क्या है, ये बेसिकली अबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स है जो बेसिकली आपके ट्यूमर सेल्स को सप्लाई करती है टू सप्लाई ट्यूमर ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है, उसने बात एग्जांपल दी है प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर, और इसमें कौन सा दिया हुआ, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की एग्जांपल दी हुई है। ये बेसिकली कैंसर सेल्स, प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर का ये कैंसर सेल या सराउंडिंग स्ट्रोमल सेल्स हैं। स्ट्रोमल सेल बेसिकली क्या है, आपके स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की थ्रू आउट बॉडी कौन करवा रहे होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स सपोर्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को थ्रू आउट बॉडी। स्ट्रोमल सेल्स ये उनको प्रोड्यूस करते हैं प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर। और दूसरा इनका काम क्या है, ये इनहिबिटरी यानी जो फैक्टर इनहिबिट कर रहे होते हैं यानी फंक्शंस को, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको डिक्रीज कर देता है। अब जब उनको डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ग्रोथ इनहिबिशन, फैक्टर इनहिबिट नहीं होंगे तो सेल की ग्रोथ होती रहेगी, सेल की ग्रोथ होगी। अब उसने बताया ये फैक्टर कब प्रोड्यूस होते हैं, ये फैक्टर प्रोड्यूस ट्यूमर से हो सकते हैं और दूसरा ये स्ट्रोमल सेल से। स्ट्रोमल सेल मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली क्या है, ये आपके स्पोर्ट यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं थ्रू आउट द बॉडी। अब जो वेसल्स हैं ये कहाँ से बनती हैं, ये आपकी वेसल कैन स्प्रूट, वेसल आपकी बनती कहाँ से है, जो एग्जिस्टिंग कैपिलरीज हैं वहां से आपकी नई नई वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं न्यू एंजियोजेनेसिस यानी न्यू वेसल फॉर्मेशन। या दूसरा मैकेनिज्म ये है, आपका जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो बोन मैरो से रिक्रूट होते हैं। बोन मैरो क्या करती है, एंडोथेलियल सेल्स को रिक्रूट करती है और वो एंडोथेलियल सेल्स क्या बनाते हैं, वेस्कुलोजेनेसिस यानी वेसल्स की फॉर्मेशन को बोलते हैं। अब जो ट्यूमर सेल्स है ये बेसिकली क्या करवाता है, ये इस वेसल्स को लीकी और डायलेट कर देता है। जो बेसिकली लीकी और डायलेट करने का मकसद करता है, जो हाइड्रिंग एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कर देता है, हाइड्रिंग एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, वार्बर्ग इफेक्ट। जो वार्बर्ग इफेक्ट है बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है ये शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से, और ये शिफ्ट किस साइड पे होता है, ग्लाइकोलिसिस की तरफ हो जाता है। और इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है ये बेसिकली क्या करती है, ये कैंसर सेल्स को डिवाइड करती है, डिवाइड करने में हेल्प करती है विद कार्बन नीडेड। तो बेसिकली एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या करती है, आपकी रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स को रैपिडली डिवाइड करती है विद कार्बन नीडेड, जो कार्बन चाहिए होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्यून इन्वेजन इन कैंसर। इम्यून की इन्वेजन कैंसर में कैसे होती है। नॉर्मली इसने बात की जो इम्यून सेल्स है ये बेसिकली आपके जो आपकी बॉडी में ट्यूमर सेल्स घूम रहे होते हैं उनको उन पे अटैक करता है और उन पे अटैक करके उनको खत्म कर देता है। लेकिन अगर ट्यूमरोजेनेसिस, अगर ट्यूमर सक्सेसफुल बन चुका होता है, वो क्या करता है, वो इस इम्यून सिस्टम पे अटैक कर देता है। और ये कैसे अटैक करता है, मल्टीपल एस्केप मैकेनिज्म के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक मैकेनिज्म को समझते हो जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये आपका ट्यूमर सेल है, बॉडी में ट्यूमर सेल घूम रहा है और बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी घूमते हैं। ट्यूमर सेल क्या करता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इस ट्यूमर सेल को इनगल्फ करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देते हैं और अपनी सरफेस पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कम्प्लेक्स 1 के थ्रू शो कर देते हैं। अब आपकी बॉडी में क्या घूम रहा होता है, आपकी बॉडी में CD8 घूम रहा होता है जिसे साइटोटॉक्सिक सेल करते हैं। उन पे एक रिसेप्टर होता है टी सेल रिसेप्टर। वो इस टी सेल रिसेप्टर TCR इस मेजर MSC1 के थ्रू बाइंड करता है और CD8 रिलीज क्या करता है, ये बेसिकली रिलीज करता है आपका परफोरिन जो बेसिकली ट्यूमर सेल में पोर्स करते हैं और ग्रे एंजाइम जो इस ट्यूमर सेल्स को ब्रेक डाउन करवा देते हैं। अब उसने बोला हुआ है कि अगर इम्यून सिस्टम डाउन रेगुलेट हो जाए, इसका मतलब क्या है, अगर MSC1 सेल्स की सरफेस पे मौजूद नहीं है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है, तो उसी वजह से अगर MSC1 नहीं है तो क्या होगा, CD8 ट्यूमर सेल्स को पहचान नहीं पाएंगे। ये मेक इनविजिबल बना देगा टू CD8, यानी ट्यूमर सेल्स आपकी बॉडी पे CD8 को रिप्रेजेंट ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने बताया हुआ कि MSC क्लास 1 है, उसकी एक्सप्रेशन डिक्रीज हो जाएगी बाय ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स MSC क्लास 1 के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं होंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली इसने बताया हुआ जो ट्यूमर सेल्स हैं वो बेसिकली क्या करवाते हैं, वो कुछ ट्रांसपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को सक्रीट करते हैं जो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। दूसरा ये रेगुलेटरी टी सेल्स को सक्रीट करते हैं जो क्या करेगा, वो आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको डंप कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मेक डंप द इम्यून सेल्स, इम्यून रिस्पॉन्स। अब उसने बताया हुआ जो ट्यूमर सेल्स एंड सक्रीट क्या कहते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर, जिसे आप ट्रांसपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा कह रहे हैं, जो आपके रेगुलेट करता है टी सेल्स को और रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को डंप कर देते हैं, डाउन रेगुलेट कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। दूसरा उसने बताया जो ट्यूमर सेल्स हैं वो अप रेगुलेट करते हैं इम्यून चेक पॉइंट्स को, इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल्स को अप रेगुलेट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को नहीं, इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल्स को अप रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा। इम्यून चेक पॉइंट्स बेसिकली नॉर्मली इनका फंक्शन क्या होता है, इनका नॉर्मली फंक्शन होता है, ये बेसिकली आपके जो बॉडी में एक्सेसिव इम्यून सिस्टम होता है उसके रिस्पॉन्स को डिक्रीज करती है, प्रिवेंट एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन इससे अप रेगुलेट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, आपके बेसिकली ट्यूमर सेल्स के इर्द गिर्द एक शील्ड की तरह काम करेंगे ताकि उस पर इम्यून सेल्स अटैक ना कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू इन्वेजन कैसे होती है। हाउ टिश्यू इन्वेड, मतलब उसमें एंकर कैसे होती है, कैसे धंसते हैं। बेसिकली इसमें ई कैड्रन का फंक्शन लॉस हो जाता है। ये बेसिकली ई कैड्रन क्या है, ये एडहेजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी इंट्रासेलुलर जंक्शन जब ये लॉस हो जाएगी तो इंट्रासेलुलर जंक्शन भी लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेटालोप्रोटीज को सक्रीट करेंगे और मेटालोप्रोटीज क्या करेगा, आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी ब्रेक डाउन करवा देगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की, और सेल अटैच करेगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की प्रोटीन के साथ, जिसकी एग्जांपल दी हुई है कौन सी प्रोटीन, लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन के साथ। और ये जो सेल्स आपके माइग्रेट होंगे थ्रू डिग्रेडेड एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, और सेल माइग्रेट किसके, जो चीज डैमेज हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन उसके थ्रू सेल क्या होंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, जिसे लोकोमोशन कहते हैं। और इसी तरह वेस्कुलर की डिसेमिनेशन हो जाएगी वेसल्स की, यानी वेस्कुलर डिसेमिनेशन होगी। सबसे जो खतरनाक आपका है एलमार्को मेटास्टेसिस है कैंसर का, ये डेंजरस एलमार्क है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो ट्यूमर सेल्स या एम्बोलाई होते हैं वो बेसिकली कैसे स्प्रेड करते हैं बॉडी के अंदर, उनका मैकेनिज्म क्या है। जो ट्यूमर सेल्स और एम्बोलाई हैं ये बॉडी के थ्रू लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, यानी बॉडी के थ्रू ये दो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यूज करते हैं।
ये लिम्फेटिक को ब्लड से स्प्रेड करते हैं और नेक्स्ट क्या करेंगे, एंडोथेलियम के साथ एडिशन कर देंगे, एंडोथेलियम के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक्सट्रावेशन होती है, यानी एक्सट्रावेशन मतलब एग्जिट होती है इनकी, और एक जगह जहाँ पे ये होमिंग यानी सेटल हो जाते हैं। अब उसने बताया साइट ऑफ मेटास्टेसिस कैन बी प्रिडिक्टेड बाय प्राइमरी ट्यूमर। जो साइट ऑफ मेटास्टेसिस है ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइमरी ट्यूमर के साथ। अगर प्राइमरी ट्यूमर हमारे पास लंग कैंसर है तो आपको पता है जो लंग कैंसर है मोस्टली जो मेटास्टेस प्राइमरी कहाँ पे होगा, ये एड्रीनल्स में जाके मेटास्टेस होता है। ये आपको चॉइस होती है ट्यूमर्स की, कुछ आपको पता एग्जाम्पल के तौर पे तो अभी फिलहाल आप किसी लंग कैंसर पे लेके मोस्ट कॉमनली कहाँ पे स्प्रेड होता है, एड्रीनल्स को अटैक करता है। अब उसने बताया एज अ टारगेट ऑर्गन इज ऑफन बाय फर्स्ट इनकाउंटर। जो टारगेट ऑर्गन है वो फर्स्ट की चीज को इनकाउंटर करते हैं आपके कैपिलरी बेड को। अब उसने बताया हुआ जो कुछ कैंसर्स हैं वो स्पेसिफिक ट्रोपिज्म शो करते हैं। कुछ कैंसर है वो ऑर्गन का ट्रोपिज्म शो करते हैं। ट्रोपिज्म का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपका क्यों होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स सरफेस की वजह से होता है, और दूसरा इसमें जो आपको कंप्लीमेंट्री ऑर्गन्स इन टारगेट की वजह से होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी हुई उसमें कि लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली कहाँ पे मेटास्टेसिस करता है, एड्रीनल्स में। अब कुछ एग्जांपल हम पढ़ लें। जैसे उसने बोला हुआ है कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है, इम्यून चेक पॉइंट इंटरेक्शन। बेसिकली ऐसे सिग्नल होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो टी सेल्स हैं इसकी एक्टिवेशन को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, और इसके फंक्शन को भी चेंज कर देते हैं टी सेल के, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो अगेंस्ट टी सेल ट्यूमर सेल्स वो डिक्रीज हो जाता है। और मोस्टली हम इसको किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जो सेवरल कैंसर की इम्यूनोथेरेपीज़ में हम यूज़ करते हैं, उसकी एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। ये पिक्चर थोड़ी डिफिकल्ट लिखी हुई है, हम इसे इजी वे में ड्रॉ करते हैं। एक आपकी बॉडी पे एंटीजन ने अटैक किया, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसने इनगल्फ कर लिया है, यानी खा गई है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की एग्जांपल कौन सी हैं, उसमें आपके पास मैक्रोफेजेस आते हैं, बी सेल्स वगैरह आते हैं। इस एंटीजन को इसने इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ करने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज कर दिया है, और फिर इसी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को अपनी बॉडी पे MHC यानी मेजर हिस्टो कंपैटिबल कम्प्लेक्स 2 के जरिए शो कर दिया है। इसको शो करने का मकसद क्या होता है, पहले इसको तोड़ने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करके MHC क्लास 2 के जरिए बॉडी पे शो कर दिया अपनी सरफेस पे। सेल घूम रहे होते हैं CD4 वगैरह सेल, टी सेल्स, उनके ऊपर क्या पता टी सेल रिसेप्टर होता है TCR। वो TCR इस मेजर हिस्टो कंपैटिबल कम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है। और दूसरा है जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनकी सरफेस पे पड़ा होता है B7 को क्या बोलते हैं, CD80 भी बोलते हैं। और इसी तरह CD4 पे क्या पड़े सेल होते हैं, टी सेल पे पड़े होते हैं आपका CD28। जैसे ये CD28 इस CD40 के साथ बाइंड करता है तो ये क्या करवाता है, ये बेसिकली को स्टिमुलेटरी सिग्नल है, यानी को मतलब इसका जो साथ देता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली टी सेल की डिफरेंशिएशन या पोलिफरेशन करवा रहे होते हैं, या टी सेल को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। सब चीज़ों का एक ही मतलब है, टी सेल की पोलिफरेशन करवा रहे होते हैं। ये था नॉर्मल फिनोमेना। अब इतना सारा बताने का मकसद ये है कि CD4 पे क्या होती हैं, CTLA4 पड़े होते हैं। ये बेसिकली जो CTLA4 होता है ये CD8 को रिमूव करता है, इसको कंपीट करता है, इसकी जगह लेने की कोशिश करता है। जब इसकी जगह लेके क्या करता है, बी सेल के साथ बाइंड करता है, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव रेगुलेशन करता है, यानी इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देता है। अब हम कुछ ड्रग इस्तेमाल करते हैं CTLA4 को ब्लॉक करने के लिए, जिसके पास एग्जाम्पल हमारे पास क्या है उसकी, इपिलिमुमैब। इपिलिमुमैब मकसद ये होता है कि ये जो CTLA4 है ये फिर CD80 के साथ बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव रहता है। इसी वजह से हम इसे इम्यूनोथेरेपीज में यूज़ करते हैं। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं, अब आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। जो उसने बताया हुआ है आपका CTLA4 भी टी सेल पे मौजूद होता है। ये बेसिकली उसने बोला है आउट कम्पीट, यानी कम्पीट करता है CD28 के साथ,
और बाइंड किसके साथ करता है, B7, यानी B7 को हम क्या बोलते हैं, CD80 भी बोलते हैं, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे है। जब CTLA4 टी सेल वाला APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे B7 CD80 के साथ बाइंड कर जाता है तो क्या होगा, ये इससे आपके टी सेल के को स्टिमुलेटरी सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। टी सेल बेसिकली इसमें आपका फंक्शन ब्लॉक हो जाते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं जो क्या करती है, ये वाली इप्लीमोवैब ये CTLA4 को इनहिबिट कर देती है। नंबर 1 चीज़ जिसमें इप्लीमोवैब है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की एग्जांपल तो हो गई है। अब सेकंड हमारे पास क्या, ट्यूमर सेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूमर सेल में क्या होता है, ये देखिए ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल और दूसरा हमारे पास टी सेल है जिसे हम साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, CD8 भी कह सकते हैं। इसकी सरफेस पे होता है प्रोग्राम डेथ 1 PD1, जबकि ट्यूमर सेल पे बड़ा होता है PD लाइगेंड 1 या 2। जब इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है इसकी वजह से क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स डिक्रीज होता है। अब हम ऐसी कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं PD1A, जो या तो PD1A को ब्लॉक कर दें जिसकी वजह से इंटरेक्शन ना हो सके, या PD लाइगेंड 1/2 को ब्लॉक कर दें जैसे PDLA बोलते हैं। सबसे पहले हम ड्रग यूज़ करते हैं PD1 को ब्लॉक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से इंटरेक्शन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम भी आपका इनहिबिट नहीं होगा। अब ये हम देखें इंटरेक्शन है, उसने बोला कि बिटवीन PD1 जो टी सेल पर मौजूद होता है, जबकि PD लाइगेंड 1 और 2 जो कहाँ पे मौजूद होता है, ट्यूमर सेल या इम्यून सेल्स इन ट्यूमर पे होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है टी सेल का डिसफंक्शन हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। इसी वजह से हम ऐसी एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं जो PD1 को ब्लॉक करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, सेमीप्लीमैब, निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, और दूसरी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं हम यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, PDLA1 जो बेसिकली लाइगेंड है इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसको इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती है, एटीजोलिजुमैब, डुरवालुमैब, एविलुमैब, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। अब हम कैंसर की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले जो स्किन कैंसर है इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, बेजल मोस्ट कॉमन होता है। फिर आपके पास कौन सा होता है, बेजल कार्सिनोमा, फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, फिर मेलानोमा। मोस्टली कौन सा होता है, बेजल होता है, फिर होता है सेकंड नंबर पर स्क्वेमस, थर्ड में मेलानोमा। ये मोस्ट कॉमन आपके कैंसर हैं स्किन के। अब कैंसर की इंसिडेंस की बात करें, कौन सा जो कैंसर है मेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स की बात करें तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट वाला पहले नंबर पे होता है, फिर हमारे पास मेल में लंग आता है, फिर कॉलन और रेक्टम का होता है। इसको आपने रट्टा लगाना है। इस तरह फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, फिर लंग होता है, फिर कॉलन और रेक्टम का होता है। इस तरह चिल्ड्रन की बात करें 0 to 14 ईयर्स ओल्ड वाले में, उसमें सबसे पहले ल्यूकीमिया होता है, मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया होता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व क्या ट्यूमर होता है, फिर आपका न्यूरोब्लास्टोमा का। जो लंग कैंसर का इंसिडेंस है वो मेल्स में डिक्रीज होता है, लेकिन ये बेसिकली सिग्निफिकेंटली फीमेल में कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। अब कैंसर की मोर्टालिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा डेथ किस में होती है, अगर मेल्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ लंग कैंसर की वजह से होती है, फिर प्रोस्टेट की वजह से होती है कैंसर की वजह से, फिर आपके कॉलन और रेक्टम की वजह से। फीमेल की तरफ आए तो फीमेल में सबसे पहले ब्रेस्ट की वजह से होती है डेथ, फिर सबसे पहले लंग की वजह से होती है, फिर ब्रेस्ट की वजह से, फिर कॉलन और रेक्टम की वजह से। चिल्ड्रन में सेम रहेगा, जिस तरह वो इंसिडेंस होगा डेथ भी उसी तरह होगी। ल्यूकीमिया नंबर 1 मोस्ट कॉमन डेथ करवाता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर आपका न्यूरोब्लास्टोमा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो कैंसर की वजह से डेथ होती है वो सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ की। फर्स्ट पे कौन सी आपकी हार्ट डिजीज की वजह से यूनाइटेड स्टेट में पहले नंबर पर ज़्यादा डेथ होती हैं, फिर पे होती हैं आपकी कैंसर पे। अब कॉमन मेटास्टेसिस की बात करें तो कॉमन मेटास्टेसिस जो लंग होता है वो कहाँ तक मेटास्टेस कर सकता है, कहाँ किस किस ऑर्गन तक पहुँचता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओवरी का कैंसर है वो बेसिकली कहाँ पे पड़ा होता है, ये मेटास्टेस कर सकता है आपके स्टमक में भी। जो मोस्टली कार्सिनोमा होते हैं, कार्सिनोमा बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे कार्सिनोमा ऐसे कैंसर होते हैं जिनका ओरिजिन एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यानी एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होते हैं। उसने बोला कि मोस्टली जो कार्सिनोमा वो लिम्फ नोड के जरिए फैलते हैं, यानी लिम्फेटिक के जरिए स्प्रेड करते हैं, जबकि मोस्टली जो सार्कोमा है जिनका ओरिजिन क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल होता है, इन यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये मोस्टली उसने बोला कैसे स्प्रेड करते हैं, ये आपकी हेमेटोजीनियसली यानी ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैं, जो मोस्टली 4 कार्सिनोमा ऐसे हैं जो
लिम्फेटिक की बजाय ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं। उसमें हमारा नंबर 1 पे कौन सा है? फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, जो मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है। फिर कोरियो कार्सिनोमा है, फिर आपका रीनल सेल कार्सिनोमा, फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बेसिकली लीवर का कार्सिनोमा है। जो मेटास्टेसिस उसने बोला है कि ये मेटास्टेसिस बोन की तरफ होती है, बोन में भी ये फैल सकता है कैंसर, फिर लीवर में, लंग्स में, फिर ब्रेन में। जो उसने बोला मेटास्टेसिस टू बोन, लीवर, लंग एंड ब्रेन इज मोर कॉमन होती है। मोर कॉमन किसके कंपेयर होती है? मोर कॉमन देन प्राइमरी मैलिग्नेंसी इन दीज ऑर्गन्स। और उसने बोला जो मेटास्टेसिस होती है मोस्टली इसमें मल्टीपल लेजन्स होते हैं, जबकि उसने प्राइमरी ट्यूमर की बात करें उसमें बोला कि प्राइमरी ट्यूमर में बेसिकली कौन से लेजन होते हैं? सॉलिटरी लेजन्स होते हैं। मेटास्टेसिस में एम से मेटास्टेसिस है, एम से मल्टीपल लेजन है, जबकि प्राइमरी ट्यूमर में सॉलिटरी लेजन है। अब साइट ऑफ मेटास्टेसिस की बात करें तो सबसे पहले जो बोन का ट्यूमर वो कहाँ फैलेगा डिस्कस कर लेते हैं। साइट ऑफ मेटास्टेसिस, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर प्रोस्टेट का होता है जो मोस्ट कॉमन, वो कहाँ पे मेटास्टाइज हो सकता है? बोन के अंदर मेटास्टाइज हो सकता है। फिर ब्रेस्ट का, यानी प्रोस्टेट और ब्रेस्ट के जो प्राइमरी ट्यूमर है इनकी एफिकेसी एक ही है। ये दोनों आपके साइट ऑफ मेटास्टेसिस कहाँ पे हो सकते हैं? मोस्टली ये बोन के अंदर मेटास्टेज होते हैं। बोन के अंदर देखिए साइट ऑफ मेटास्टेसिस बेसिकली हो क्या है, इसका मतलब क्या होता है? देखें जो ट्यूमर का ओरिजिनल जो ट्यूमर की लोकेशन होती है वहाँ से ट्यूमर स्प्रेड कर जाता है बोन की तरफ, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं साइट ऑफ मेटास्टेसिस बोन की तरफ। अगर ओरिजिनल लोकेशन है बोन की ट्यूमर की प्रोस्टेट, तो वो कहाँ पे स्प्रेड कर रहा है? वो बोन के अंदर। इस तरह कॉलन नीचे वाले एग्जांपल है वो लीवर की तरफ है, लेकिन हमें मेटास्टेसिस की एग्जांपल का पता होना चाहिए। देखिए लंग का जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है प्राइमरी ट्यूमर, अगर लंग का होता है वो भी बोन की तरफ मेटास्टेज हो सकता है, लेकिन मोस्टली कौन सा होता है? प्रोस्टेट का, फिर लंग का, फिर होता है आप किडनी और कॉलन की एग्जांपल ले लें। ये लेस कॉमन आपके मेटास्टेज होते हैं एज कंपेयर टू प्रोस्टेट कैंसर की तरफ मेटास्टेज बोन की तरफ। अब दूसरा यहाँ पे फिनोमिना लिखा हुआ है प्रेडिलेक्शन फॉर द एक्सियल स्केलेटन। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? पहले इस चीज़ का मतलब समझे। देखिए कुछ सर्टेन कैंसर है जैसे प्रोस्टेट है और लंग की बात कर लें जिसमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, ये बेसिकली इनकी प्रेफरेंस होती है टू स्प्रेड बोन की तरफ, इनकी जो स्प्रेड करने की प्रेफरेंस होती है। बोन्स में क्या हो सकती हैं आपकी? ये बेसिकली बोन के अंदर, स्पाइन के अंदर भी बोन होती है और रिब्स के अंदर भी बोन होती है। इसको बोलते हैं प्रेडिलेक्शन फॉर एक्सियल स्केलेटन। इस सब को कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या कहते हैं? इनका मजमूए को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ सेकंड, जो बोन मेटास्टेसिस कैन बी क्या हो सकती है? नंबर 1 ब्लास्टिक। ब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? जो इसमें बोन की ग्रोथ बढ़ जाती है, और उसके अलावा क्या होता है इसमें जो बोन क्या होती है बिकम डेंस बन जाती है। ये कौन कौन से कैंसर करवाते हैं? ये आपका प्रोस्टेट कैंसर करवाता है, उसमें आपकी जो बोन की मेटास्टेसिस हो रही होती है उसके अंदर ये ब्लास्टिक करवा देता है, यानी बोन को डेंस करता है। दूसरा हमारा स्मॉल सेल लंग कैंसर है जो मिक्स्ड है। ब्रेस्ट जो क्या करवाता है? प्रोस्टेट के बाद प्राइमरी ट्यूमर के बाद सेकंड ट्यूमर हमारे पास सामने ब्रेस्ट नजर आ रहा है। ब्रेस्ट के अंदर जो बोन की मेटास्टेसिस होती है मिक्स होती है। मिक्स का मतलब क्या होता है? वो ब्लास्टिक भी होती है, वो लेटिक भी होती है। लेटिक आपको मैं समझाता हूँ। लेटिक में क्या होता है? बेसिकली आपके जो बोन के अंदर टिश्यूज हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसको बोलते हैं लेटिक। और ये कौन कौन से ट्यूमर करवाते हैं? प्राइमरी ट्यूमर किडनी, कॉलन और नॉन स्मॉल सेल लंग का कैंसर करवा देता है आपका लेटिक। सेकंड में हमारे पास कॉलन है। कॉलन जो प्राइमरी ट्यूमर वो ज़्यादातर कहाँ पे मेटास्टेज होता? साइट ऑफ मेटास्टेसिस लीवर के अंदर होता है। जो ब्रेस्ट का वो सेकंड नंबर पे होता है, लीवर के अंदर मेटास्टेसिस ज़्यादातर कौन सा होता है? कॉलन का ज़्यादा प्रेफरेंस है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है आपका? पेंक्रियाज, लंग और प्रोस्टेट, इन सब की एक ही प्रेफरेंस है, थर्ड नंबर पे है, एक ही लाइन में आप कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ये स्कैटर्ड का मतलब कैसे फैलती है? जो लिवर के ऊपर जो लेयर होती है उसको पैरेन्काइमा कहते हैं, ये उसके थ्रू फैलती हैं, स्कैटर्ड थ्रू द लिवर पैरेन्काइमा। थर्ड हमारा ये पैरेन्काइमा लीवर। थर्ड हमारे पास लंग के अंदर मेटास्टेसिस हो रही है, तो कहाँ से मेटास्टेसिस आती है? ये कॉलन से और ब्रेस्ट। अगर कॉलन का ट्यूमर या ब्रेस्ट का ट्यूमर है तो वो कहाँ पे मेटास्टेज कहाँ पे फैल सकता है? आपका लंग में। और सेकंड पे आपका किडनी और प्रोस्टेट क्या है? ज़्यादातर प्रोस्टेट की प्रेफरेंस क्या है?
प्राइमरी ट्यूमर का प्रोस्टेट का प्राइमरी ट्यूमर वो ज़्यादातर बोन में ज़्यादा फैलेगा एज़ कम्पेयर टू लंग। इसमें बेसिकली टिपिकली आपके दोनों लंग्स इन्वॉल्व करते हैं। थर्ड हमारे पास है ब्रेन। अगर लंग का कैंसर है तो मोस्टली जो मेटास्टेज कहाँ पे होगा वो ब्रेन के अंदर होगा। दूसरा हम यहाँ पे ये देखें बोन के पढ़ रहे थे, लंग की इतनी प्रेफरेंस नहीं है, सेकंड नंबर पे फॉल कर रहा था। लंग का मोस्ट मेटास्टेज कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर। सेकंड पे आपका ब्रेस्ट है, फिर मेलानोमा है, ये बेसिकली स्किन का कैंसर है मेलानोमा, फिर कॉलन और प्रोस्टेट है। और यूजली हम क्या उसमें नज़र आता है, हमें ग्रे वाइट मैटर के जंक्शंस नज़र आते हैं, वहाँ पे हमें नज़र आता है ये यूजली सीन एट ग्रे एंड वाइट मैटर जंक्शन पे नज़र आता है। आज का जो हमारा टॉपिक वो ऑन्कोजीन्स है। ऑन्कोजीन्स बेसिकली क्या होती हैं? ये बेसिकली ऐसी जीन्स होती हैं जो अंडर म्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू जाती हैं और उसकी वजह से इनका जो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी म्यूटेशन के फंक्शन को ये गेन करती हैं और उसकी वजह से ये किस चीज़ को प्रमोट करती हैं? प्रमोट करती हैं आपकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को। और दूसरा ये क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल जीन होती है जिसे प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं वो कन्वर्ट होती है ऑन्कोजीन में, और ऑन्कोजीन क्या करवाती है? आपका कैंसर करवा रही होती है। इसी तरह हम कहते हैं कैंसर का रिस्क इंक्रीज करती है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन में बेसिकली आपको एक अलील की म्यूटेशन चाहिए होती है। यह बेसिक ऑन्कोजीन क्या कर रही है? आपकी कैंसर के लेवल को इंक्रीज करती है और दूसरी ये और कैंसर डेवलप करवाती है। दूसरी मैंने ये बात की है कि इसके लिए सिर्फ नॉर्मल जो जीन है प्रोटो ऑन्कोजीन, ये एक नॉर्मल जीन है, उस अगर नॉर्मल जीन में एक अलील डैमेज है तो उसकी वजह से ऑन्कोजीन बन सकती है जो कैंसर करवा सकती है। इसका मतलब ये है रिक्वायर डैमेज टू वन अलील, ओनली वन अलील, एक ही अलील डैमेज चाहिए होती है ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन बेसिकली क्या है? नॉर्मल जीन है। अब हम जीन्स पढ़ लेते हैं तो क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारे पास ये नॉर्मल जीन्स है, नॉर्मल जीन्स। और जो नॉर्मल जीन है AL के, ये किस, इनके जो प्रोडक्ट क्या होता है, ये किस चीज़ को इनकोड करती हैं? कि इनकोड करती हैं प्रोटीन्स को, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को। और दूसरी हमारे पास EGFR जिसे ERBB1 भी कहते हैं, ये भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को इनकोड करती है प्रोटीन को। अगर ये AL के EGFR में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? ये इन प्रोडक्ट्स को इनकोड नहीं कर पाएगी और पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को AL के में भी लंग एडिनोकार्सिनोमा होगा, और दूसरा EGFR भी अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ रही है तो इसमें भी पेशेंट को लंग एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे HER2 आपको पता है मोस्टली ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा करवाते हैं। कब करवाते हैं? जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? म्यूटेशन। जब म्यूटेशन होगी तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, पेशेंट को ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं रेट बेसिकली क्या होता है? रेट है RET रेट। ये बेसिकली किस चीज़ को इनकोड करती है? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो इसकी वजह से एंडोक्रिनोलॉजी के ट्यूमर होंगे। एंडोक्रिनोलॉजी, और आपको मैंने डिटेल में एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम बताया, वो जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसकी वजह से MEN2A 2B का न्यूप्लाज्म हो सकता है, मेडुलरी पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा ये भी आपको बताया हुआ, फियोक्रोमासाइटोमा। इसी तरह हिमाटोलॉजी की बात करें तो उसमें अगर BCR-ABL है, इस अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होगी, पेशेंट को हीमाटोलॉजी के ट्यूमर हो जाएंगे जो आपको मैंने बताए हुए हैं डिटेल में, CML और ALL। अगर JAK2 की म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा जीन की? इसकी वजह से नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म हो जाएगा। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं हीमाटोलॉजी में। अगर BRAF जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से सीरीन और थीरोनाइन काइनेज की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पेशेंट को मेलानोमा हो जाएगा, स्किन का कैंसर, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हीमाटोलॉजी में बताया हुआ है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा एंडोक्रिनोलॉजी में आपको बताया हुआ है, और हेरी सेल ल्यूकीमिया ये आपको मैंने हीमाटोलॉजी में बताया हुआ है, डिटेल में वीडियोस अवेलेबल है। अगर c-KIT जीन की म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? साइटोकिन रिसेप्टर जिसे CD117 बोलते हैं, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पेशेंट को GIST यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर हो जाएगा और मेस्टोसाइटोसिस हो जाएगा।
अगर माइस सी की हो जाए, जैसे सी माइस कहते हैं, इस जीन की म्यूटेशन हो जाए तो इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बना पाएगी, पेशेंट को बर्किल लिम्फोमा हो जाएगा। इस तरह माइस एन, जिसे एन माइस कहते हैं, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो इसकी वजह से न्यूरोब्लास्टोमा हो जाएगा। जो आपको मैंने किस में बताया हुआ है, न्यूरोब्लास्टोमा आपको न्यूरोलॉजी में बताया हुआ है। इस तरह क्रॉस जीन है, उसकी म्यूटेशन होने की वजह से वो रास जीटीपीएस की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पेशेंट को पेंक्रियाटिक, कोलोरेक्टल, लंग, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह अगर BCL2 की म्यूटेशन होती है जीन की तो इसकी वजह से ये अपनी एंटी अपप्टोटिक मॉलिक्यूल की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जो आपकी अपोप्टोसिस को इनिबिट करती है। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या होता है, ATP डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ATP डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इसकी वजह से पेशेंट को BCL2 की म्यूटेशन होने की वजह से फॉलिकुलर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा हो जाएगा, जो आपको हीमाटोलॉजी में बताया हुआ डिटेल में। अब हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में बेसिकली क्या होता है, इसकी 2 एलील है। इसमें क्या होता है, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को कैंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जो दोनों एलील है, ये दोनों एलील डैमेज होनी चाहिए। तो इसमें लिखा अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन इनके हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट को कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाता है। और इसमें उसने बोला कि दोनों एलील्स आपकी डैमेज होनी चाहिए। ट्यूमर सप्रेसर जीन की मस्ट बी लॉस्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉडसन 2 हिट हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीन APC। APC बेसिकली क्या करती है, ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है बीटा कैटिनिन का और WNT पाथवे का। अगर इसके अंदर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, इसकी वजह से फिर पेशेंट को कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाता है, जो किस से एसोसिएटेड होता है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप से। इस तरह BRCA1 BRCA2 ये क्या बनाती हैं, BRCA1 BRCA2 प्रोटीन्स बनाती हैं। अगर ये BRCA1 BRCA2 लॉस्ट हो जाए, पेशेंट को क्या होता है, देखिए BRCA से B से ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने के, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। O से ओवेरियन का, और P से प्रोस्टेट का, और P से पेंक्रियाट का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका नमूनिक है BRCA का BOB2, B से ब्रेस्ट, O से ओवेरियन, P से प्रोस्टेट और P से पेंक्रियास। इस तरह बेसिकली CDKN2A ये बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आपकी सेल साइकिल की ब्रेक्स हैं, क्योंकि सेल साइकिल को ब्रेक लगाती है। अगर उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, P16, और ये ब्लॉक करती है G1 सेल साइकिल के अंदर, G1 से लेके S फेज को ब्लॉक करती है और सेल साइकिल रुक जाता है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, सेल साइकिल नहीं रुकेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास मेलानोमा है, स्किन का कैंसर है, लंग है और पेंक्रियास का है। तो इसका नमूनिक है PML। पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी है, उसका नाम है PML, लेकिन हमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। P से पेंक्रियास, M से मेलानोमा और L से लंग है। DCC ये ऐसी जीन है, अगर ये लॉस हो जाए, ये क्या करती है, इसने बोला कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से हो जाता है, तो यहाँ का नमूनिक लिखा हुआ DCC। इसका मतलब D से क्या डिलीट कहाँ पे होती है, C से कोलोरेक्टल कैंसर में। दूसरा हमारे पास क्या है, जिसे हम DPC4 बोलते हैं। ये DPC4 है, ये इसे SMAD4 भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका नमूनिक है, ये डिलीट कहाँ पे होती है, D से डिलीट, P से पेंक्रियाटिक कैंसर में, और इससे पेंक्रियाटिक कैंसर और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैन आपका बहुत फेवरेट होता है, इसमें पता है आपको, ये बेसिकली इसका प्रोडक्ट क्या होता है, मैनिन होता है। अगर मैनिन लॉस हो जाए, यानी मैन 1 के अंदर प्रॉब्लम आ जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर, जिसके वजह से मल्टीपल, देखें M से मल्टीपल, E से एंडोक्राइन न्यूप्लाजिया 1, इस तरह न्यूरोफाइब्रोमटोसिस 1 जिसे NF1 कहते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या होती है, न्यूरोफाइब्रोमिन, जो क्या करवाती है, रास जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। ये लॉस हो जाए, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो किसकी वजह से न्यूरोफाइब्रोमटोसिस 1 हो जाता है। जबकि ये नाम में लिखे हुए NF2, ये इसका प्रोडक्ट कहता है मर्लिन होता है। ये NF1 और NF2 मैंने आपको कहाँ पे डिटेल में बताए हुए हैं, ये आपको मैंने इम्यूनोलॉजी में जितने भी ट्यूमर्स हैं, इम्यूनोलॉजी में, एंडोक्रोनोलॉजी में, ये सारी मैंने चीज़ आपको बताई हुई हैं।
तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, मर्लिन होता है, जिसे श्वानोमिन प्रोटीन कहते हैं। अगर ये लॉस हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट को म्यूटेशन हो जाए तो इसको न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 पेशेंट को डिजीज हो जाती है। P10 बेसिकली क्या होता है, ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है P13 के और AKT पाथवे का। इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, देखिए नाम में लिखा हुआ PTEN। P से क्या है, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट का T है इससे, और E से आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। EN, ठीक है। RB1 रेटिनोब्लास्टोमा 1, देखें ये किस चीज़ को इनहिबिट करती है, E2F को इनहिबिट करती है, और किसको, जो सेल साइकिल के अंदर जो G1 से लेकर एस फेज को ब्लॉक करती है। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा, जो बेसिकली मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में आपको डिटेल में बताया हुआ है। ये एक ट्यूमर, किसका, आई का ट्यूमर है, और इससे ऑस्टियोसार्कोमा जो बोन कैंसर हो सकते हैं। TP53 ये भी मोस्टली फेवरेट होता है। ये बेसिकली इसके प्रोडक्ट करते हैं P53, और एक्टिवेट P21 को करती है और ब्लॉक करती है आपके सेल साइकिल के अंदर G1 से लेके एस फेज को। इसकी वजह से मोस्ट कैंसर होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं ली फ्रोमेनी, एंडोक्रोनोलॉजी में आपको बताया हुआ मैंने, ये सिंड्रोम जिसके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है एट अर्ली एज, शुरू में जब पेशेंट चाइल्डहुड में होता है। और सार्कोमा बेसिकली क्या, मेसेनकाइमल ओरिजिन का ट्यूमर है। इससे ब्रेस्ट और ब्रेन, लंग, ल्यूकीमिया और ड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हो सकते हैं अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो। इस तरह TSC1 ये हेमाटन प्रोटीन इसका प्रोडक्ट होता है। इसकी वजह से T से क्या, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कम्प्लेक्स की डिजीज़ हो सकती है, और इसकी जो जीन है उसको बोलते हैं TSC1। इस तरह TSC2 है, इसका जो प्रोडक्ट होता है ट्यूबरन होता है। इससे ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस कम्प्लेक्स की डिजीज़, सेम इससे भी वही डिजीज़ हो सकती है। और VHL ये भी आपको मैंने कहाँ पे इम्यूनोलॉजी में डिजीज़ बताई हुई हैं। इसकी वजह से ये किस चीज़ को इनहिबिट करती है, आपके हाइपोक्सिया को इनहिबिट करती है। हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर 1A को इनहिबिट करती है, जिसके अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो ये वाला फैक्टर इनहिबिट नहीं होगा, पेशेंट को वॉन हिप्पल लैंडू डिजीज़ हो जाएगी। अब WT1 ये क्या करवाती है, अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो विलियम्स ट्यूमर हो जाता है, जो नेफ्रोब्लास्टोमा है। ये बेसिकली क्या होता है, WT1 नॉर्मल इसके फंक्शन करता है, यूरोजेनिटल डेवलपमेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यूरोजेनिटल सिस्टम को डेवलप करता है वो। इसकी वजह से अगर म्यूटेशन होगी तो वो डेवलप नहीं होगा, पेशेंट को या विल्मस ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। ऐसे कार्सिनोजन डिस्कस करते हैं जो बेसिकली कैंसर करवा देते हैं। अब एफ्लाटॉक्सिन्स, ये मोस्टली फेवर्ड, यही डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में पूछते हैं। ये बेसिकली कहाँ से एफ्लाटॉक्सिन, जिसे एस्पेरगिलोस बोलते हैं, ये बेसिकली स्टोर कहाँ पे होता है, ये स्टोर ग्रेन्स और नट्स में होता है। और किस चीज़ को डैमेज करता है, आपके लीवर को डैमेज करता है। जब लीवर को डैमेज करता है तो लीवर का कैंसर करवा देगा, जिसे हम बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इस तरह अल्कलाइटिंग एजेंट्स है, ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑन्कोलॉजिकल कीमोथेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर वहाँ से अल्कलाइटिंग एजेंट्स आते हैं, और किसको, ये ब्लड को डैमेज करते हैं। ब्लड को डैमेज करेंगे तो ब्लड के अंदर आपको पता है क्या होता है, ल्यूकीमियाज और लिम्फोमा होते हैं। इसका डिफरेंस भी मैंने आपको हेमाटोलॉजी में बताया हुआ, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा का। इस तरह पेशेंट को, जिसकी डाइज की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो डाई करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, टबैको है या स्मोकिंग है, 2-नेफ्थैलामाइन है, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ से एजेंट्स कौन से आते हैं, एरोमेटिक अमाइंस आते हैं, जिसे हम बेंजीडीन, 2-नेफ्थैलामाइन आते हैं। ये आपका ब्लैडर को डैमेज करते हैं, और ब्लैडर का क्या करवाते हैं, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ये सारी चीज़ें आपको रटा लगाना पड़ेंगी। हर्बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, विनयार्ड वर्कर्स जो हर्बिसाइड यूज़ करते हैं हर्ब्स के ऊपर, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डैमेज करने के लिए, या मेटल की स्मेल्टिंग में, मेटल्स की मेल्टिंग में यूज़ करते हैं। वुड को प्रिजर्व करने के लिए, किसी भी वुड को प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर आर्सेनिक लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर्स में आपको हेपेटिक एंजियोसार्कोमा करवा सकता है। लंग्स में आपको लंग कैंसर हो सकते हैं। स्किन के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ओल्ड रूफिंग मटेरियल, जो छत के ऊपर आपका मटेरियल होता है, ओल्ड, या कोई पेशेंट है, शिप यार्ड वर्कर है, काम करता है शिप में, उससे पेशेंट को एस्बेस्टोसिस हो सकता है। एस्बेस्टोसिस क्या करता है, आपको लंग को डैमेज करता है। लंग की वजह से आपको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेसोथीलोमा।
अगर कोई पेशेंट टोबैको है, स्मोकर है, स्मोकर से उसका अगर ब्लैडर डैमेज होता है तो पेशेंट को ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होगा। अगर उसकी सर्विस डैमेज होती है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पेशेंट को होगा। अगर उसका एसोफेगस टोबैको से डैमेज होता है तो पेशेंट को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ एडिनो कार्सिनोमा भी होगा। अगर किडनी उसकी स्मोकिंग से डैमेज होती है तो पेशेंट को रीनल सेल कार्सिनोमा होगा। अगर लेरिंक्स डैमेज होता है तो पेशेंट को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और अगर लंग डैमेज होते हैं तो पेशेंट को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा होगा। इस तरह का स्मोकिंग से ओरोफेरिंक्स डैमेज होता है तो क्या होता है, पेशेंट को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और पेंक्रियास अगर स्मोकिंग की वजह से डैमेज होता है तो क्या होगा, पेशेंट को पेंक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा होगा। अब पेशेंट जो एथेनॉल को कंजप्शन उसकी करते हैं तो उसमें एसोफेगस के अंदर एथेनॉल क्या करवा देता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। लिवर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उसकी एथेनॉल की वजह से होगा। और ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये सारी आपको चीज़ें रटा लगानी है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी में उसकी वजह से ब्लड आयोनाइजिंग रेडिएशन ब्लड को डैमेज करके उसकी वजह ल्यूकीमिया हो जाएगा, थायराइड होगा, थायराइड में पेपिलोरी थायराइड कार्सिनोमा करवा देंगे। आप पेशेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल, जो एक ऐसा पेशेंट है उसके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है, मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह काम करते हैं। अगर कोई निकल का हैंडलर है, क्रोमियम का हैंडलर है, बेरिलियम या सिलिका का हैंडलर है, मतलब वहाँ पे काम करता है इंडस्ट्रीज में, उसकी वजह से लंग डैमेज होता है, पेशेंट को लंग कैंसर हो जाते हैं। हम पेशेंट जो स्मोक्ड फूड इस्तेमाल करते हैं जैसे टिक्के वगैरह हैं, तो उसकी वजह से वहाँ से नाइट्रोमाइंस आते हैं, वो आपके स्टमक को डैमेज करते हैं। स्टमक की वजह से आपको गैस्ट्रिक कैंसर होगा, जिसे इंटेस्टिनल टाइप उसकी वाली गैस्ट्रिक कैंसर की कौन सी, इंटेस्टिनल टाइप। इस तरह पेशेंट है कोई वो यूरेनियम डिके के बाय प्रोडक्ट्स को हैंडल करता है, या ये बेसिकली एकोमुलेट्स होती हैं आपकी बेसमेंट्स में, जिसकी वजह से रेडोन आता है। रेडोन आपके लंग को डैमेज करता है, लंग की वजह से लंग का आप कैंसर होता है, और ये सेकंड लीडिंग कॉज है आपके लंग कैंसर करवाने की आफ्टर टोबैको स्मोक। एक पेशेंट है वो पीवीसी पाइप बनाता है, जो आपको पीवीसी पाइप घरों में यूज़ होते हैं वॉशरूम्स में। वो क्या करता है, उससे विनाइल क्लोराइड निकलता है, वो बेसिकली आपके लीवर को डैमेज करता है, उसकी वजह से हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। फील्ड कैंसराइजेशन, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इसमें बेसिकली आपके जो लार्ज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स हैं ये बेसिकली रिप्लेस हो जाते हैं किस चीज़ से, प्री मेलिग्नेंट सेल से। क्यों, क्योंकि आप बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर से, और कार्सिनोजेन ये मैंने आपको सारे डिटेल में बताए हुए हैं। इसमें आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो रिप्लेस होकर कहाँ पे जाएंगे, प्री मेलिग्नेंट में रिप्लेस हो जाएंगे, और ये बेसिकली क्या करेंगे, इसकी वजह से प्राइमरी मेलिग्नेंसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अफेक्टेड एरिया जहाँ पे इफेक्ट होंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग, वहाँ पे किस चीज़ का डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्राइमरी मेलिग्नेंसीज। ये बेसिकली आपके हेड और नेक को इन्वॉल्व करके वहाँ पे कैंसर को करवा देता है। मिकोजल एक्सपोजर होता है टू टोबैको स्मोक। इस तरह स्किन कैंसर के अंदर कौन सा, अगर स्किन एक्सपोजर एक्सपोज हो रही है किससे, यूवी लाइट से, तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकते हैं। मैंने ये बताया कि आपका जो स्किन हेड और नेक के कैंसर कैसे होंगे, क्योंकि अब जो म्यूकोजा है उसका आपका एक्सपोज होगा किससे, टोबैको स्मोक से। इसकी वजह से आपका हेड और नेक को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यूरोथीलियल एक्सपोजर एक्सपोज हो रहा है किस चीज़ से, यूरिनरी कार्सिनोजेंस, जो यूरिनरी कार्सिनोजेंस डिफरेंट जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बेसिकली कार्सिनोजेंस जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कैंसर करवा देते हैं। अगर यूरिथीलियल एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से आपको पता है ऑफ कोर्स आपको ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा। ऑन्कोजेनिक माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब जो बेसिकली क्या करवाते हैं आपके ऑन्कोजेनिक, जो कैंसर करवा देते हैं। अब बिस्टन बार वायरस है, इसकी वजह से आपको बर्किल लिम्फोमा होगा। ये सारी चीज़ें आपने रटा लगानी है। हॉजकिन लिम्फोमा, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में हीमाटोलॉजी में सारी चीज़ें डिटेल वाइज बताई हुई हैं। इससे आपको नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा और प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्फोमा हो सकता है इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, बर्किल लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, प्राइमरी सीएनएस ट्यूमर लिम्फोमा किस में होगा, जो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होंगे। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस क्या करवाते हैं, आपके लिवर का हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा देते हैं लिवर के अंदर। अगर HHV6 वायरस है, ये मोस्टली पूछते हैं, ये भी फेवरेट होता है आपका, कपूसी सार्कोमा करवा देता है। सार्कोमा आपको पता क्या है, बेसिकली ये मेजर काइमल ओरिजिन होता है ट्यूमर। अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है 16 और 18, ये क्या करवाते हैं, ये बेसिकली आपकी सर्विकल और पिनाइल
और एनल का कार्सिनोमा करवाते हैं, उसके अलावा हेड और नेक का कैंसर करवा देते हैं। मोस्टली ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से पूछते हैं कि कौन सा करवाता है, ये सर्वाइकल कार्सिनोमा करवा देता है। अगर एच प्लोरी होता है, उसका इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से पेशेंट को गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, माल्ट लिम्फोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह अगर HTLV1 है, ये माइक्रोब्स क्या करवा देते हैं, बेसिकली आपको अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा करवा देते हैं। अगर लीवर फ्लोक है, जिसकी वजह से जो कोलेंजियोसार्कोमा हो जाता है। लीवर फ्लोक में कौन सा नाम है, क्लोनोरेचिस सिनेंसिस। ये भी मोस्टली फेवरेट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर शिस्टोसोमा हिमेटोबियम है, इसकी वजह से कौन सा आपको स्क्वेमस सेल ब्लैडर का कार्सिनोमा होता है। ये सारी चीज़ों को आपने रटा लगाना है, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक पेशेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी वायरस किस कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है, तो आपको डिफरेंट कैंसर देते हैं, लेकिन आपने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को चूज़ करना है। इस तरह ये भी क्वेश्चन बड़ा फेवरेट पूछते हैं। शिस्टोस्टोमा हिमेटोबियम बेसिकली स्क्वेमस सेल ब्लैडर का कैंसर करवा देते हैं। एच प्लोरी का भी पूछ लेते हैं वो, और ये वाला इबिस्टन वायरस भी पूछते हैं, और HH6। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सीरम ट्यूमर मार्कर्स। बेसिकली ये क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ब्लड के अंदर मिलते हैं, जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये आपके ऐसे सब्सटेंसेस जो फाउंड इन ब्लड हैं, ये एलिवेटेड है, यानी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ है। इस चीज़ का क्या मतलब होता है, ये आपकी सर्टेन ट्यूमर्स में इंक्रीज़ होते हैं। ये बेसिकली हम इनको सीरम ट्यूमर मार्कर्स को ट्यूमर की डायग्नोस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर की टू चेक, ट्यूमर की थेरेपी जो हम दे रहे हैं उसका रिस्पांस चेक करने के लिए करते हैं। दूसरा, अगर ट्यूमर बार बार हो रहा है, रिकरेंस दोबारा ना हो जाए, इसी वजह से सीरम ट्यूमर मार्कर इस्तेमाल करते हैं। ट्यूमर की डायग्नोस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बेसिकली क्या हमें हिंट दे सकता है। अगर ट्यूमर की डायग्नोस के लिए इस्तेमाल करना है तो उसे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायोप्सी करवाते हैं उस चीज़ की। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ जो ट्यूमर मार्कर्स हैं, ये शुड नॉट बी यूज, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फॉर प्राइमरी टूल, बेसिक जो शुरू वाला टूल होता है, बेसिक टूल टू डायग्नोस या स्क्रीनिंग, ट्यूमर की स्क्रीनिंग के लिए। बेसिकली उसने कहा दे में भी यूज्ड हो सकते हैं टू मोनीटर, ट्यूमर की रिकरेंस दोबारा ना हो जाए, या बेसिकली हम ट्यूमर के लिए जो थेरेपी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका रिस्पांस चेक करने के लिए। अब उसने कहा लेकिन जो डेफिनेटिव डायग्नोस होती है ट्यूमर की, वो हम बायोप्सी पे बताते हैं कि इस पेशेंट को वाकई ट्यूमर है। उसने बोला कि सम कैन बी एसोसिएटेड होते हैं विद नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन के साथ। नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन बेनाइन हो सकते हैं आपके। अब हमारे पास जो है ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये बेसिकली ट्यूमर सीरम मार्कर किस चीज़ को शो करता है, ये मेटास्टेसिस को शो करता है। अगर कोई भी ट्यूमर है उसकी मेटास्टेसिस, यानी वो लोकलाइज्ड कहीं और का ट्यूमर है, लोकल है, लेकिन स्प्रेड कर गया कहाँ पे, बोन की तरफ या लिवर की तरफ, उसकी मेटास्टेसिस चेक करने का हम ALP इस्तेमाल करते हैं मार्कर, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। या पेशेंट को पेजेड डिजीज ऑफ बोन हो, उसमें भी ये रेज होता है। थर्ड क्या है हमारे पास, सेमिनोमा। सेमिनोमा बेसिकली क्या है, टेस्टिकुलर ट्यूमर है, सेमिनोमा भी ALP रेज होता है। अब दूसरी यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ उसने बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि ALP लीवर की वजह से इंक्रीज़ है या बोन की वजह से इंक्रीज़ है। उसने बोला कि लीवर की ओरिजिन ट्यूमर को जांचने के लिए हम क्या करवाते हैं, लीवर के दूसरे टेस्ट भी करवा देते हैं। कौन से फैक्टर, हम LFT करवाते हैं और दूसरे हम गामा GT। तो उसने बोला है कि चेक फैक्टर्स हम करते हैं, ALP किस वजह से रेज है, हेपेटिक की वजह से, उसके लिए हम LFT और गामा GT लेवल्स। अगर LFT और गामा GT लेवल भी इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है, जो ALP रेज है वो लीवर डिजीज़ की वजह से है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन्स। देखें अल्फा फीटोप्रोटीन किन ट्यूमर्स में रेज हो सकता है। नंबर 1, इसका नमूनिक तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम देख लेते हैं। ये अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लीवर का कार्सिनोमा है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है, यॉर्क सैक का ट्यूमर है, या मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर है, और इसके अलावा कौन सा है आपका अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया या न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है। इन तमाम कंडीशन में इस चीज़ को आपने रट्टा लगाना है।
इन तमाम चीज़ों में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ होता है। अब हम नॉर्मल अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की बात करें। जो नॉर्मल अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है वो फीटस भी बनाता है और ये नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज़ होती है। अगर उसने बोला कि बहुत ज़्यादा अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो ये बेसिकली पेशेंट के अंदर न्यूरल, जो फीटस के अंदर न्यूरल ट्यूब और अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स शो करता है। ये आपको मैंने न्यूरोलॉजी में बताया हुआ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज़ है, ये बेसिकली इस चीज़ को शो करता है कि पेशेंट को डाउन सिंड्रोम है। अब बीटा एससीजी का लेवल देख लेते हैं। बीटा एससीजी का लेवल कहाँ पे बढ़ता है? अगर पेशेंट को हाइडेटिव फॉर्म मोल्स की या कोरियोकार्सिनोमा है, ये क्या है? बेसिकली गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होती है, उसमें आपका बीटा एससीजी का लेवल इंक्रीज़ होता है। और दूसरा, अगर पेशेंट को टेस्टिकुलर का टेस्टिस का कैंसर है, मिक्स्ड जर्म सेल कैंसर है, उसमें बीटा एससीजी का लेवल क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। नॉर्मली उसने बोला है कि ये आपका जो बीटा एससीजी प्रोड्यूस कौन करता है? ये बेसिकली आपका प्लेसेंटा में कौन से सेल होते हैं? सिंटियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ये बेसिकली बीटा एससीजी को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें ट्यूमर, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर है चेक करने के लिए हमने क्या वैसे तो बायोप्सी करवाते हैं डायग्नोस के लिए, लेकिन ये जो आपका CA15-3 या CA153 या दूसरा कौन सा है CA27-29, अगर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है ये रेज मिलेंगे। और ये भी मोस्टली जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछते हैं वो आपका एक वो कहते हैं कि पेशेंट को पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है तो हम कौन सा सीरम मार्कर करवाएंगे? उसका हम सीरम मार्कर करवाएंगे CA99। ये मोस्टली फेवरेट होता है किसी भी एग्जाम का। दूसरा, अगर पूछते हैं कि पेशेंट को एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर है, उसके लिए हम कौन सा मार्कर इस्तेमाल करते हैं? CA125। अब नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ यहाँ पे जो कैल्सिटिनोन है, ये कहाँ पे रेज होगा, किन ट्यूमर्स में? अगर पेशेंट को मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है तो उसमें कैल्सिटिनोन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये वाला ट्यूमर है ये कैल्सिटिनोन को इंक्रीज कर रहा होता है। और कैल्सिटिनोन बेसिकली क्या कर रहा था? कैल्शियम के हीमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है। CEA लेवल किस में इंक्रीज होगा? अगर पेशेंट को कोलोरेक्टल या पेंक्रियाटिक कैंसर है उसमें ये इंक्रीज हो सकता है। इसकी माइनर एसोसिएशन में भी इंक्रीज हो सकता है अगर गैस्ट्रिक है, ब्रेस्ट है या मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है ये, लेकिन इसमें नॉन स्पेसिफिक होता है। इसको क्या बोलते हैं? CEA को कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन बोलते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक मैंने आपको बताया। क्रोमोग्रेनिन किन कंडीशन में रेज होगा? अगर पेशेंट को न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर है उसमें क्रोमोग्रेनिन इंक्रीज होगा। LDH, अगर पेशेंट को टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर है उसमें LDH इंक्रीज होगा। अगर पेशेंट को ओवेरियन डिसजर्मिनोमा या अदर कोई कैंसर है ये बेसिकली उसमें इंक्रीज होगा। ये बेसिकली हम अगर ट्यूमर का बर्डन चेक करने के लिए भी, ट्यूमर का कितना बॉडी में बर्डन है, उसमें LDH हम करवा देते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है? न्यूरो स्पेसिफिक एनोलेज NSC। अगर न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर है जिसमें स्मॉल सेल लंग कैंसर है या कार्सिनोइड का ट्यूमर है जो बेसिकली GIT में होता है, या अगर पेशेंट को न्यूरोब्लास्टोमा है उसमें आपका नॉन स्पेसिफिक एनोलेज इंक्रीज होगा। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो उसको हम PSA लेवल करवा देते हैं। जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है ये बेसिकली उसने बोला है कि अगर पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टाइटिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी रेज होता है। ये हम बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर, अगर किसी पेशेंट को BP है जब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, हम उसको चेक करते हैं कि उसको वो पेशेंट कहीं प्रोस्टेट कैंसर में डेवलप तो नहीं हो रहा। इस वजह से हम स्क्रीनिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? PSA लेवल यूज़ करते हैं। उसने बोला है क्वेश्चनेबल रिस्क या बेनिफिट के लिए हम इसको या स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, हम अगर प्रोस्टेट कैंसर है या कोई भी ट्रीटमेंट दिया हमने, ट्यूमर के रिकरेंस दोबारा होने के चांसेस चेक करने के लिए PSA लेवल करवाते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इम्पोर्टेंट इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन। ये इम्पोर्टेंट हिस्टोकेमिकल जो स्टेन हम इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ होती हैं जो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं कि पेशेंट को जो ट्यूमर हुआ है उसकी जो स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन क्या होती है। तो इसने बोला कि इंपॉर्टेंट हिस्टोकेमिकल स्टेन्स हैं, ये हम इसमें एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द टिश्यू के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डायग्नोस करते हैं। दूसरा, इससे हमें पता चलता है जी ये जो आपका ट्यूमर है ये कहाँ से आया, प्राइमरी इसकी साइट क्या है।
तो उसने बोला कि ये हम डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी साइट ऑफ ओरिजिन, ट्यूमर का जो प्राइमरी ओरिजिन कहाँ पे है। अगर एक ट्यूमर है वो मेटास्टेज हो चुका है, मेटास्टेज का मतलब क्या, डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच चुका है। फॉर एग्जांपल ओवरी का ट्यूमर है, वो आपके स्टमक में आ गया, ये कहीं और चला गया, तो हमने क्या करवाते हैं, हम एक ये वाला इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन इस्तेमाल करते हैं जो हमें बता देता है कि ये बेसिक ट्यूमर है, ये आया कहाँ से है, कहाँ का ट्यूमर है। तो दूसरा बेसिकली उसने बताया कि फॉर मेटास्टेटिक ट्यूमर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये करेक्टराइज ट्यूमर को करता है जो डिफ़िकल्ट होते हैं क्लासीफाई। जब हम ट्यूमर की ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ओवरी का ट्यूमर है तो बता चुके हैं कि वो स्टमक तक पहुंचा, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस स्टेज का ट्यूमर है। तो ये उसने बोला कैन भी प्रोग्नोस्टिक हो सकता है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, ये कि कितना ट्यूमर एग्रेसिव है, और दूसरा ये हमें क्या बता देता है, प्रेडिक्टिव वैल्यू। प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड ट्रीटमेंट को कैसे कर रहा है, ये रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कौन सी क्रोमोटोग्रेनिन या स्नैप्टोफाइजिन यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो स्टेन है किस चीज़ को अटैक करती है, आपकी बॉडी के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सेल को अटैक करती है, और ये हमें बताती है कि इससे हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें हम ये डायग्नोस कर सकते हैं या तो पेशेंट को स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है, कार्सिनॉइड ट्यूमर है, और या न्यूरोब्लास्टोमा, क्योंकि तीनों में ये आपकी जो क्रोमोग्रेनिन और स्नैप्टोफाइजिन है ये रेज होती है, स्टेन आपकी पॉजिटिव होती है। अगर हम साइटोकैरेटिन स्टेन यूज़ करते हैं, ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं उन पे अटैक करती है। अगर स्टेन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, पेशेंट को एपिथेलियल ट्यूमर है जिसे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, यानी स्किन का ट्यूमर। डेस्मिन हम यूज़ करते हैं स्टेन जो बेसिकली आपके मसल को टारगेट करती है, हमें बताती है मसल्स के अंदर ट्यूमर। अगर ये स्टेन पॉजिटिव है तो पेशेंट को मसल ट्यूमर रेब्डोमायोसार्कोमा चल रहा है। सार्कोमा बेसिकली क्या होता है, ऐसा ट्यूमर होता है जो मेसेनकाइमल ओरिजिन होता है। दूसरा का ग्लाइल, जी से ग्लाइल, एफ से फाइब्रिली, ए से एसिडिक, पी से प्रोटीन कब इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली आपकी न्यूरोगिलिया को टारगेट करती है, जो बेसिक न्यूरोगिलिया कहाँ पे पाए जाते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में। अगर इनका ट्यूमर है न्यूरोगिलिया से स्टेन पॉजिटिव आई है GFAP, तो इसका मतलब पेशेंट को एस्ट्रोसाइटोमा या गिलियोब्लास्टोमा है। इस तरह हम न्यूरॉन्स को कौन सी स्टेन टारगेट करती है, न्यूरोफिलामेंट। इससे हमें न्यूरॉन्स का ट्यूमर का पता चल जाता है, पेशेंट को न्यूरोब्लास्टोमा है। इस तरह प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बेसिकली अटैक करती है प्रोस्टेटिक एपिथेलियम को, जो उसकी एपिथेलियम लेयर होती है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है। इस तरह PKM1 है और CD31 है, ये एंडोथेलियल सेल्स को टारगेट करती है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, पेशेंट को वेसल्स का ट्यूमर है जिसे हम एंजियोसार्कोमा कहते हैं। इस तरह S100 ये बेसिकली न्यूरल कट सेल्स को टारगेट करती है कि ये पॉजिटिव है तो पेशेंट को हम क्या कह सकते हैं, पेशेंट को या तो मेलानोमा है या श्वानोमा है या लेंगरहान सेल ऑफ हिस्टोसाइटोसिस है। ये आपको मैंने डिटेल में बताया, मैं न्यूरो में सारे आपको। अगर ट्रैप को क्या बोलते हैं, टर्ट्रेट रेजिस्टेंस एसिडिक फॉस्फेटेस, अगर ये पॉजिटिव है ये हमें बताता है कि पेशेंट को हेरी सेल ल्यूकीमिया है। विमेंटन, देखें मेंटन, ये बेसिकली मेसेनकाइमल जो टिश्यूज होते हैं उनको अटैक करता है, जो कहाँ पे, फाइब्रोब्लास्ट में होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स में होते हैं, माइक्रोफेजेस में होते हैं। अगर पेशेंट को मेसेनकाइमल का ट्यूमर है तो ये स्टेन पॉजिटिव मिलेगी विमेंटन। सार्कोमास में, क्योंकि आपको पता है जितने भी सार्कोमास हैं वो मेसेनकाइमल ओरिजिन होते हैं। ये उसने बोला कि दूसरे भी ट्यूमर्स हैं उनमें पॉजिटिव हो सकता है, किसमें, एंड्रोमेट्रियल कार्सिनोमा है, अगर रीनल सेल कार्सिनोमा है, या मेनिंजियोमा है, इसका नमूने MER, इनमें भी ये पॉजिटिव हमें मिल सकता है। P ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या है, P ग्लाइकोप्रोटीन ये ATP डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप है, इनफ्लक्स नहीं है, इफ्लक्स पंप। ये देखें, ये आपका ट्यूमर है, ट्यूमर पे आपकी P ग्लाइकोप्रोटीन आके अटैच हो गई है। इसका काम क्या होता है P ग्लाइकोप्रोटीन का, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन भी कहते हैं, MDR1। अगर एक ट्यूमर सेल पे आके अटैच हो गई है तो हमने अगर पेशेंट को कीमोथेरेपिक एजेंट दे रहे हैं, थेराप्यूटिक, जो क्या करती है, ट्यूमर सेल को रिमूव करते हैं, या कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह दे रहे होते हैं, ये क्या करती है, जो P ग्लाइकोप्रोटीन, ये ट्यूमर जो हमने
ट्यूमर कीमोथेरेपी के एजेंट दे रहे होते हैं, ये क्या करती है, इनको पंप आउटसाइड कर देती है। इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या है, एटीपी डिपेंडेंट। एटीपी को यूज़ करते हुए ट्यूमर थेरापेटिक एजेंट को बाहर यहाँ पे ले आती है। इसी वजह से पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को रेजिस्टेंस हो जाती है ओवर कीमोथेरेपी से। यानी कीमोथेरेपी हम तो ये तो रहे होते हैं, लेकिन ट्यूमर सेल की सर्फेस भी ये आके अटैच होती है, ये कीमोथेरेपी को ट्यूमर सेल से बाहर फेंक देती है। उसने बोला है कि ये एक्सप्रेस होती है कुछ सम कैंसर्स पे, क्या करती है, पंप आउट टॉक्सिन कैंसर सेल से बाहर भेज देती है। इंक्लूड क्या करें, अगर हम उसमें कीमोथेरेपिक एजेंट भी दे रहे होते हैं उनको भी रिमूव कर देती है। जिसकी वजह से पेशेंट का इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी वजह से रिस्पॉन्स कीमोथेरेपी जो एजेंट है, या तो उनका रिस्पॉन्स कम हो जाता है या वो रेजिस्टेंस हो जाती है ओवर द टाइम, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे ट्यूमर होगा ये पी ग्लाइकोप्रोटीन इसकी सर्फेस पे ज़्यादा मौजूद हो जाएंगे। पी ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन ये एटीपी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप है, इनफ्लक्स नहीं है, इफ्लक्स पंप। ये देखें, ये आपका ट्यूमर है, ट्यूमर पे आपकी पी ग्लाइकोप्रोटीन आके अटैच हो गई है। इसका काम क्या होता है पी ग्लाइकोप्रोटीन का, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन भी कहते हैं, MDR1। अगर ये ट्यूमर सेल पे आके अटैच हो गई है तो हमने अगर पेशेंट को कीमोथेरेपिक एजेंट दे रहे हैं, कीमोथेरेपिक थेराप्यूटिक, जो क्या करती है ट्यूमर सेल को रिमूव करते हैं, या कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह दे रहे होते हैं, ये क्या करती है जो पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये ट्यूमर जो हमने ट्यूमर कीमोथेरेपिक एजेंट दे रहे होते हैं, ये क्या करती है इनको पंप आउटसाइड कर देती है। इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या है, एटीपी डिपेंडेंट। एटीपी को यूज़ करते हुए ट्यूमर थेरापेटिक एजेंट को बाहर यहाँ पे ले आती है। इसी वजह से पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को रेजिस्टेंस हो जाती है ओवर कीमोथेरेपी से। यानी कीमोथेरेपी हम तो ये तो रहे होते हैं, लेकिन ट्यूमर सेल की सर्फेस भी ये आके अटैच होती है, ये कीमोथेरेपी को ट्यूमर सेल से बाहर फेंक देती है। उसने बोला है कि ये एक्सप्रेस होती है कुछ सम कैंसर्स पे, क्या करती है, पंप आउट टॉक्सिन कैंसर सेल से बाहर भेज देती है। इंक्लूड क्या करें, अगर हम उसमें कीमोथेरेपिक एजेंट भी दे रहे होते हैं उनको भी रिमूव कर देती है। जिसकी वजह से पेशेंट का इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी वजह से रिस्पॉन्स कीमोथेरेपी जो एजेंट है, या तो उनका रिस्पॉन्स कम हो जाता है या वो रेजिस्टेंस हो जाती है ओवर द टाइम, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे ट्यूमर होगा ये पी ग्लाइकोप्रोटीन इसकी सर्फेस पे ज़्यादा मौजूद हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। सबसे पहले हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपका ग्रुप ऑफ रेयर डिजीज़ का डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसका अबनॉर्मल रिएक्शन होता है टुवर्ड कैंसरस ट्यूमर, जिसे हम नियोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है वो आपको क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम करता है, कहाँ से, इन्फेक्शन से और डिजीज़ से। लेकिन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, आपके जो गलती के तौर पे, गलती से क्या होता है, आपके जो नॉर्मल हेल्थी सेल्स होते हैं उन पे अटैक कर देता है। इम्यून सेल्स मिस्टेकनली अटैक द नॉर्मल सेल्स, जिसकी वजह से आपको पेशेंट को डिजीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। अब देखते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल और स्किन पे, क्यूटेनियस। देखें एडिनोकार्सिनोमा होता है स्पेशली। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, ट्यूमर सेल्स, एक तो ट्यूमर सेल खुद डैमेज करता है, लेकिन ये क्या करता है साथ में डिफरेंट आपके सिस्टम्स को भी डीएक्टिवेट करता है, उसको डैमेज करता है। अगर एडिनोकार्सिनोमा होता है स्पेशली ओवेरियन का, वो क्या करवाता है, वो पेशेंट के अंदर डर्मेटोमायोसाइटिस करवा देगा। जब डर्मेटोमायोसाइटिस होगा तो पेशेंट की जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो जाएगी ग्रेजुअली। प्रोग्रेसिव प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, यानी ग्रेजुअली प्रॉक्सिमल जो मसल होंगे वीक हो जाएंगे। दूसरे क्या होंगे, गॉटरन पप्यूल्स बनेंगे। गॉटरन पप्यूल्स किसको कहते हैं, ये बेसिकली आपके रैशेस होते हैं आईलेट्स के इर्द गिर्द और आपके नकल्स के, इनको बोलते हैं गॉटरन पप्यूल्स। इसके अलावा हेलीट्रॉप रैश बनेंगे। हेलीट्रॉप रैश बेसिकली क्या होते हैं, ये पर्पल रैश होते हैं आपके आइज़ के इर्द गिर्द। अगर आपको गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है या दूसरा कोई विसरल मिल्गनेंसीज होती हैं, उनसे क्या होगा, उनसे पेशेंट को
एकेंथोसिस नाइग्रिकन हो जाएगा। एकेंथोसिस नाइग्रिकन क्या होता है, देखें ये बेसिकली डार्क थिक्ड पैचेस होते हैं आपके फोल्ड ऑफ स्किन पे, डार्कन थिक पैचेस ऑफ स्किन फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे आप देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइपर सेगमेंटेड वेलवेटी प्लेक्स आपको एक्जिला और नेक पे मिलेंगे, एकेंथोसिस नाइग्रिकन। और अगर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम चल रहा है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का, वो एकेंथोसिस नाइग्रिकन करवा देते हैं। अगर जीआईटी का एडिनोकार्सिनोमा या अगर दूसरी विसल मैलिग्नेंसीज हैं उसकी वजह से साइन ऑफ लेजर ट्रेलट भी आएगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपकी सडन अरेप्शन ऑफ डजन ऑफ स्किन होती है, इसमें आपकी सडनली आपकी स्किन की इरप्शन होती है। और इसके अलावा क्या होते हैं, आपके 100 ऑफ वॉट्स उनकी ग्रोथ होती है, यानी डिफरेंट आपके 1000 की रेंज में वॉट्स सडनली ग्रो हो जाते हैं आपकी बॉडी पे। इसे बोलते हैं सडन ऑनसेट होती है मल्टीपल सिबोरिक कैराटोसिस, जिसे बोलते हैं 100 ऑफ वॉट्स की ग्रोथ आपकी बॉडी में हो जाती है। अगर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग है तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थोपैथी होगी। देखिए इसमें अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन यानी अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन और बोन की होगी है डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ पे, जिसकी वजह से क्या आएगा, पेशेंट को क्लबिंग आएगी। साइन क्लबिंग का क्या मतलब होता है, इनलार्जमेंट ऑफ फिंगर। आर्थल्जिया की सिम्टम आएगी पेशेंट को, आर्थल्जिया मतलब जॉइंट पेन और जॉइंट इफ्यूजन, यानी जॉइंट के अंदर क्या होगा, फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे बोलते हैं हम जॉइंट इफ्यूजन। इसके अलावा पेरी ऑस्टियोसिस ऑफ ट्यूबुलर बोन, इसका मतलब क्या होता है, पेरी ऑस्टियोसिस ऑफ ट्यूबुलर बोन का मतलब होता है आपकी जो बोन है, बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है अलोंग द लॉन्ग बोन्स, उसे बोलते हैं पेरी ऑस्टियोसिस ऑफ ट्यूबुलर बोन्स। अब पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या करता है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर पेशेंट को सीरम कैल्शियम सिक्रीटिंग सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है, या उसे हेड और नेक का कार्सिनोमा है, रीनल का, किडनी का है, ब्लैडर क्या है, ब्रेस्ट क्या है, या ओवेरियन कार्सिनोमा है, उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। ये जितने भी कार्सिनोमाज हैं ये हाइपरकैल्सीमिया कैसे करवाते हैं, ये आपके पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड रिलीज करते हैं। हाइपरकैल्सीमिया कैसे करवाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज करके हाइपरकैल्सीमिया करवा देते हैं। अगर लिम्फोमा है, लिम्फोमा कैसे हाइपरकैल्सीमिया करवाएगा, लिम्फोमा हाइपरकैल्सीमिया इस तरह कराएगा, वो आपके 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल जैसे कैल्सिट्रियोल कहते हैं, ये इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्मॉल सेल लंग का कैंसर है, उसके अंदर पेशेंट को दो चीज़ें हो सकती हैं, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और हाइपोनेट्रीमिया। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसमें कुशिंग सिंड्रोम होगा तो क्या रिलीज करेगा, आपका ACTH के जो हार्मोन है लेवल उसका इंक्रीज कर देगा लेवल को, और दूसरा आपको हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया बेसिकली कैसे होगा, क्योंकि उसका जो ADH लेवल है, एंटी डायबिटिक हार्मोन का लेवल है, वो इंक्रीज कर देगा, जो आपको मैंने एंडोक्रोनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है, जस्ट यहाँ पे शॉर्ट रिव्यूज दिए हुए हैं। अब हीमाटोलॉजी की बात करें तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में हीमाटोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। अगर पेशेंट को फियोक्रोमासाइटोमा है, या रीनल सेल कार्सिनोमा है, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, या हेमेंजियोब्लास्टोमा है, या लियोमायोमा है, ये जितने भी आपके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या करवाते हैं, इनके अंदर ये जितने भी कैंसर है पेशेंट के अंदर पॉलीसाइथीमिया करवा देते हैं, जिसके अंदर पेशेंट की एरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा RBCs की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। और दूसरा ये क्या कहता है, पैरानियोप्लास्टिक हेमेटोक्रेट का लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा RBCs की प्रोडक्शन होती है। अगर पेशेंट को थाइमोमा है तो थाइमोमा क्या करवाता है, बेसिकली आपको प्योर रेड सेल एप्लेजिया करवा देता है, यानी आपके जो RBCs की प्रोडक्शन नहीं होती है। जब आपके रेड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा विद लो रेटिकुलोसाइट्स, डिक्रीज RBC की प्रोडक्शन होगी। दूसरा थाइमोमा क्या करवाता है, पेशेंट को के अंदर गुड सिंड्रोम करवा देता है, यानी पेशेंट की जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज होती हैं डिक्रीज हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया ब्लड के अंदर। और थाइमोमा थर्ड क्या करवाता है, आपका ट्रोजी सिंड्रोम करवा देता है, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या सिम्टम्स आती है, माइग्रेटरी सुपरफिशियल
थ्रोम्बोफिलाबाइटिस हो जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, आपकी जो इन्फ्लामेशन है स्मॉल वेन्स की, जिसके अंदर क्या होता है, क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। अगर एडिनोकार्सिनोमा हो रहा है स्पेशली पेंक्रियाज का, वो पेशेंट के अंदर नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस करवा देता है, NTE, जिसके अंदर क्या होंगे, आपके जो स्टेराइल प्लेटलेट्स के थ्रोम्बा ही हैं वो हार्ट के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। डेपोजिशन ऑफ स्टेराइल प्लेटलेट थ्रोम्बाई ऑन हार्ट वॉल्स। अब नियोप्लास्टिक सिंड्रोम की बात करें तो नियोप्लास्टिक सिंड्रोम, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर में क्या चेंजेस आएंगे। अगर ओवेरियन टेराटोमा है, अगर ओवेरियन का टेराटोमा है तो वो क्या करवाता है, वो anti-NMDA रिसेप्टर इनकफ्लाइटस करवा देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कौन सी साइन या सिम्टम्स आएंगी, साइकेट्रिक प्रॉब्लम आएगी, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, मेमोरी डेफिसिट आएगा, यानी मेमोरी उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा, सीजर आएंगे जिसे झटके के बोलते हैं, डिस्काइनेजिया होगा, यानी उसमें कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, बॉडी की कोऑर्डिनेशन में, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और लैंग्वेज डिसफंक्शन हो जाएंगे। अगर न्यूरोब्लास्टोमा है चिल्ड्रन के अंदर, या आपका स्मॉल सेल लंग का कैंसर है एडल्ट्स के अंदर, उसकी वजह से ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस एटेक्सिया सिंड्रोम होगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, इसमें पेशेंट की आईज और क्या होंगे, हैंड, आईज और फीट है, उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। पेशेंट की जो आईज है ऊपर नीचे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ऊपर नीचे आईज की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, ऊपर नीचे मूव कर रही होती है आईज, और डांसिंग फिट होते हैं। अगर कोई पेशेंट को स्मॉल सेल लंग का कैंसर है जिसमें एंटी हु है या गैन, ये बेसिकली आपकी एंटीजन है। अगर पेशेंट को गायनाकोलॉजिकल या ब्रेस्ट का कोई कैंसर है जिसके अंदर क्या है, एंटी-यू है, या हॉजकिन लिम्फोमा है जिसके अंदर टर है, ये पेशेंट के अंदर पैरानियोप्लास्टिक सेरिबेलर की जो डीजनरेशन करवा देते हैं, यानी सेरिबेलर की डीजनरेशन करवा देते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें बेसिकली आपकी एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन जाती है, प्रिकंजे सेल्स की एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन इन द प्रिकंजे सेल्स, प्रिकंजे सेल की ये एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपकी बन जाती हैं। अगर स्मॉल सेल लंग कैंसर है तो आपकी न्यूरोलॉजिकल में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, पेशेंट को पैरानियोप्लास्टिक इनकफ्लाइटिस हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी क्या होंगी, न्यूरॉन्स की जो एंटीजन है जिसे बोलते हैं हु, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट द हु एंटीजन इन द न्यूरॉन। दूसरा, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को लंबर एटसन मिस्थेनिक सिंड्रोम हो सकता है। लंबर एटसन मिस्थेनिक सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर थाइमोमा हो रहा है तो आपकी सीएनएस में क्या प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट को मिस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, आपकी जो उसी, इसमें प्री सिनेप्टिक है, इसमें पोस्ट सिनेप्टिक है। इसमें पोस्ट सिनेप्टिक जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पड़े होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, इनको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। ये जैसा आपने सिंपल यहाँ पे याद रखना है। मिस्थेनिया ग्रेविस को मैंने बहुत डिटेल में न्यूरोलॉजी में बताया हुआ है, तकरीबन कोई 10-12 मिनट की वीडियो है। इस तरह लंबर एटसन भी बताए हुए हैं मैंने, जैसे यहाँ पे एक रिव्यू दिया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नॉर्मल एजिंग, यानी जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन